सभी को नमस्कार। कैसे हो भाई? कैसा है? वाइट स्वेटर है? अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? अजीम। ओके। अजीम का क्या मीनिंग होता है? तो मीनिंग तो होता होगा। क्या होता है? क्या? सबसे अलग? पता नहीं, चलो कोई बात नहीं। शायद कुछ अच्छा ही होगा। ठीक है। अपने अप्रूव कर रहे थे। ठीक है। ध्यान से देखिए। कल आपका पेपर है ना? उसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है ना? देखिए अप्रूव। ये पढ़ा दिया था मैंने। कौन कौन से पढ़ा दिए थे आपके? डायमंड ग्रेफाइट। इसके क्वेश्चन कर लिए थे? ट्रू फॉल्स नहीं किए थे? नहीं किए थे? चलो जी, नहीं किए तो कर लेते। ठीक है। सुनिए कि और भाई देविका, कैसे है तू? अच्छा वेदिका। तो आज के नाम तेरा नाम देविका बदल लेना। ठीक है। ओके। वे भी तो अच्छा ही नाम है ना? देविका। वेदिका और देविका। अरे यूनिक का क्या करना, अपने को अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना? ओके। चलो भाई, यहाँ पे ध्यान से देखना इस बात को। और वो कहाँ, मलखान नहीं है? ओ मलखान। हाँ। ध्यान से चलो भाई, ध्यान से देखना। कोलेंट बॉन्ड है। ओके। एक कार्बन अदर चार कार्बन से जुड़े रहता है बेटा। ये भी अदर चार कार्बन से जुड़े रहता है। आगे भी ऐसे अदर चार कार्बन से जुड़े रहते हैं। ये किस में होता है? डायमंड में। ग्रेफाइट में कैसे होता है? चलो जी। ग्रेफाइट के अंदर कैसे होता है? एक कार्बन अदर तीन कार्बन से षटफलकीय संरचना बनाता है, सही है ना? और अदर तीन कार्बन से जुड़ रहता है। सही बात है। इस हिसाब से रहता है बेटा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में एक कार्बन अदर तीन कार्बन से। क्या ये मैंने आपकी क्लास में ये ट्रू फॉल्स नहीं करवाए थे क्या? ये नहीं करवाई? हाँ, तो वापिस सारा कराना पड़ जाएगा इस चक्कर में। चलो भाई, नहीं कराए तो दिक्कत ही है। आधी घंटा खराब हो जाएगा। वरना पिछली क्लास में करा देते तो अच्छा रहता। कोई फायदा भी नहीं है पिछली क्लास में कराने का। चलो देखते हैं। इसमें एक कार्बन अदर तीन कार्बन से जुड़ रहता है। इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? चार। लेकिन इसके पास भी चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन तीन तो बॉन्ड बनाने में काम में आ रहे हैं। ठीक है। तो इसके तीन इलेक्ट्रॉन तो काम में आ रहे हैं, लेकिन फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऐसे ही पड़ा है आपके हिसाब से? इसका भी ऐसे ही पड़ा है? सही है। ओके। इसका भी ऐसे ही पड़ा है और इसका भी ऐसे ही पड़ा है। पिछली क्लास में ये करा चुका हूं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ और रिवीजन करा रहा हूँ, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है ना? ओके। तो आपके हिसाब से देखें तो एक कार्बन के तीन इलेक्ट्रॉन तो काम में आ रहे हैं, लेकिन फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऐसे ही पड़ा है। इसके फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऐसे ही पड़ा है। इसका भी फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऐसे ही पड़ा है। तो इस दो न्यूक्लियस के बीच में कभी भी दो इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वहां पे क्या बन जाएगा? बॉन्ड। तो इधर भी बॉन्ड बन रहा है, इधर भी बॉन्ड बन रहा है, और इधर भी वो एक इलेक्ट्रॉन जो बचा हो इधर भी बॉन्ड बना रहा है, इधर भी बॉन्ड बना रहा है, और इधर भी बॉन्ड बना रहा है। तो मुझे बताइए कि इस हिसाब से पाई बॉन्ड बनेगा। तो कितना पाई बॉन्ड बनेगा? 1/3। मैं पिछली क्लास में करा चुका हूँ ये बातें। ठीक है ना? तो क्या होगा कि 1/3 बनेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर भी पाई बॉन्ड बना रहा है, इधर भी। तो एक पाई बॉन्ड तीन जगह बन रहा है, तो कितना बनेगा? 1/3। और एक सिग्मा पहले से है, इसलिए कार्बन का सीसी के बीच में जो बॉन्ड उठ रहेगा 1 + 1/3 बोले तो कितना आ जाएगा? 1.33। बट डायमंड है, डायमंड के अंदर क्या हो रहा है भाई? एक कार्बन अदर चार कार्बन से जुड़ रहा है, बट सीसी के बीच में बॉन्ड कितना आ रहा है? एक। इसलिए यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? बॉन्ड ऑर्डर होता है दो एटम के बीच में बंधों की संख्या। तो डायमंड का बॉन्ड ऑर्डर कितना? एक आएगा। इसलिए सीसी बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा? ग्रेफाइट की ज्यादा। ठीक है। ओके। और क्या क्या बातें हैं इसमें देख लेते हैं। ये क्या होता है कि बहुत बड़ी लंबी स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए क्या हो गया? जाइंट हो गया। और कोवलेंट सॉलिड बनाएगा, और एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा? एक नेटवर्क सॉलिड। ये सारी बातें कर चुके हैं अपने। तीन सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp2 हो गया। ओके। बॉन्ड एंगल कितना आएगा? 120 डिग्री का आएगा। यदि सी सिंगल बॉन्ड सी होती है तो 1.54, डबल होती है तो 1.34, बीच का केस तो 1.46।
4 1 करवा चुका हूं, ठीक है। डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी अपने को देखना है। तो इसके अंदर बताइए मुझे कि ये मान लेते हैं कि कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ x है और ये मान लेते हैं क्या है, y है। तो बताइए कौन ज्यादा होगी और कौन कम होगी। y ज्यादा होगी किससे, x से। क्यों, क्योंकि इनके बीच में तो एक सिग्मा बॉन्ड और थोड़ा बहुत क्या है, पाई है, तो बॉन्ड ऑर्डर 1.33 है। बट यहाँ पे तो कैसा बॉन्ड है, वांडरवाल वांडरवाल फोर्स है। वांडरवाल फोर्स है तो एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे, क्या रहेंगे, दूर दूर रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए, और जबकि डायमंड के अंदर क्या है, एक कार्बन अदर कार्बन से सारे के सारे पास पास जुड़े हुए हैं और कोई भी बीच में गैप है नहीं है। बट यहाँ पे तो देखो, ये तो सीसी बॉन्ड तो पास पास है, लेकिन इस एक जो लेयर है, इस एक लेयर को बोलते हैं ग्राफीन। क्या बोलते हैं, ग्राफीन। ये इन सभी लेयर को आपस में क्या बोलते हैं, ग्राफीन। बट ये ग्राफीन वाले एक लेयर दूसरी ग्राफीन की लेयर के बीच में क्या है, गैप है। गैप है तो इसलिए दूर दूर हो गए, इसलिए यहाँ पे डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम, जबकि डायमंड की डेंसिटी ज्यादा। याद रहेगा आपको, डायमंड की डेंसिटी क्या है, ज्यादा, जबकि ग्रेफाइट की क्या है, कम है। फिर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की बात देख लेते हैं। इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, पाई बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। इतना ही बनाएंगे या पूरी लेयर में बनाएंगे, पूरी लेयर के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। पूरी लेयर में क्या होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, डीलोकलाइज्ड होंगे, बताया ना मैंने पिछली क्लास में। तो विस्थापित होंगे, तो पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, क्या बोलते हैं डीलोकलाइजेशन को, विस्थापन, विस्थानीकरण। ओके, तो विस्थापित होंगे या विस्थानीकरण होगा इलेक्ट्रॉन का, पाई इलेक्ट्रॉन का। तो इसलिए क्या कर देंगे कि पाई इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, विस्थानीकरण हो रहा है, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस कर रहे हैं एक टाइप का। रेजोनेंस को क्या बोलते हैं, विस्थानीकरण। ओके, तो पाई इलेक्ट्रॉन पूरी लेयर में विस्थानीकरण कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या करेंगे, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या आ जाएगी, एक धारा आ जाएगी। तो इसे धारा आ जाएगी, इस वजह से ग्रेफाइट विद्युत की क्या होती है, चालक होती है, सुचालक या चालक होती है। ये बात सही है, ओके। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, कोई ये बोलता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ग्रेफाइट होती है वो सुचालक होती है, क्या यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन है, नहीं है। यहाँ पे तो पाई बॉन्ड बना रहे हैं, पाई बॉन्ड बना रहे हैं तो फ्री थोड़ी है, यहाँ पे मुक्त मुक्त इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है, क्योंकि वो तो बॉन्ड बना रहे हैं। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन होती डायमंड, तो यदि ग्रेफाइट मुक्त मुक्त इलेक्ट्रॉन होते तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता, और अनपेड इलेक्ट्रॉन एक कार्बन के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता, मुक्त होता। तो मुझे बताइए कि फिर कैसी होती, डायमैग्नेटिक होती या पैरामैग्नेटिक होती, पैरा होती, जबकि हकीकत में कैसी होती है, डाया होती है, ठीक है ना। अनुचुंबकीय होती यदि अनपेड इलेक्ट्रॉन होता, लेकिन ये कैसी होती है, प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय क्यों होती है, क्योंकि इसके सारे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए कैसी हो जाएगी, प्रतिचुंबकीय। सही है, ओके। चालक किस वजह से होगी, पाई इलेक्ट्रॉन के विस्थानीकरण से। ये बात समझ गए ना, पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन से क्या हो जाएगी, पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन से ग्रेफाइट क्या हो जाएगी, विद्युत की चालक हो जाएगी, ओके। जबकि डायमंड के अंदर ऐसे कोई भी इलेक्ट्रॉन बताइए है क्या कि जो घूमते हो फिरते हो, ऐसे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ओके। फिर इसके बाद बात आती है किसकी, तापीय चालकता की बात, थर्मल कंडक्टिविटी की बात आती है। यदि इसको आप टेम्परेचर दोगे, इसको टेम्परेचर दोगे तो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, ये वाइब्रेट करेगा, इधर वाला पास वाली वाइब्रेट, ये वाला भी वाइब्रेट। तो यहाँ गर्म तो इसको किया, लेकिन ये भी गर्म हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ताप का गिरा क्या होता है, चालक होता है। अब देखते हैं ग्रेफाइट चालक होगी या नहीं होगी, अब देखते हैं ग्रेफाइट चालक होगी या नहीं होगी। तो चलो देख लेते हैं भाई। देखो कि इसको गर्म किया तो ये गर्म होगा या नहीं होगा, देखो ये वाइब्रेट करेगा तो ये भी वाइब्रेट करेगा, पड़ोसी भी फिर ये भी वाइब्रेट करेगा। तो एक को गर्म करेंगे तो सभी गर्म होंगे, तो एक लेयर के अंदर क्या हो जाएगी, विद्युत क्या ताप की चालकता आ जाएगी। इस लेयर में इसको करेंगे तो इसमें भी चालकता आ जाएगी। बट इसके और इसके बीच में गैप है, तो क्या इसको गर्म करूंगा तो ये गर्म हो जाएगा, नहीं होगा। तो ताप का चालक तो होगा, लेकिन हीरे की तुलना में कम होगा, सही है ना, क्योंकि इसको गर्म करोगे तो ये गर्म नहीं होगा, क्योंकि इसके बीच में क्या आ चुका है, गैप आ चुका है। ये मैंने आपको बताया, ठीक है। फिर इसके बाद में आपने कौन सी चालकता पढ़ी, विद्युत की चालकता पढ़ी। तो अब बताइए विद्युत का चालक कौन है, डायमंड है क्या, उसमें पाई इलेक्ट्रॉन कोई भी इलेक्ट्रॉन मोबिलाइज्ड है, कोई भी इलेक्ट्रॉन घूमते फिरते नहीं है। नोट्स में भेज दूंगा, आप मुझे बोल देना, ठीक है ना। कुछ एक चीजें हैं हिंदी वाली, वो आप एक्स्ट्रा लिख लेना, बाकी उसमें आप पेज लिख करके ऐड कर लेना। बाकी तो मैंने कईयों भेजे हैं, जिन्होंने बोला है मैंने उनको भेजे, ठीक है ना, ओके। तो ज्यादा टेंशन मत लेना, ठीक है ना। हाँ, अच्छा करवा रखा ना, अच्छी बात है, ठीक है। तो ये हो गया, और इंग्लिश के हैं वो, ठीक है ना, लेकिन हिंदी को थोड़े बहुत शब्द यूज करता हूं मैं, थोड़े बहुत यूज आप लिख लेना, बाकी आप जानते हो ऐसा कुछ है, ठीक है।
फिर आपने विद्युत का चालकता हिसाब से देखा तो डायमंड नहीं है, जबकि ग्रेफाइट है, क्योंकि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डीलोकलाइज्ड होते हैं, विस्थानीकृत होते हैं। शिव ध्यान दे, ध्यान से देखने इस बात को। दूसरी बात आती है, ताप का चालक कौन है? क्या डायमंड ताप का चालक है? किस वजह से? कंपन की वजह से, वाइब्रेट की वजह से। एक को गर्म करते हो तो लास्ट वाले भी वाइब्रेट होते हैं, और वाइब्रेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो वाइब्रेट करता है, उसकी वजह से बाद वाले भी क्या करते हैं, ताप का चालन करते हैं। पिछली क्लास में मैंने बहुत धीरे धीरे बहुत अच्छे से समझाया, ठीक है। जबकि ग्रेफाइट देखिए, ग्रेफाइट में भी गर्म होगा, बट एक लेयर से एक लेयर में गर्म होगा, लेयर को बीच में गर्म है नहीं होगा, एक लेयर से दूसरी लेयर में गर्म नहीं होगा, इसलिए ताप की ग्रेफाइट क्या हो जाएगी, कम चालक। सही है, ओके। फिर आती है बात तापीय स्थायित्व की बात। तो स्थायित्व की एक अलग चीज है, तो उसको स्थायित्व के नजरिए से देखना है। स्थायित्व कब आता है? जब डेल्टा जी नेगेटिव, डेल्टा जी क्या हो, नेगेटिव हो, या डेल्टा एच भी क्या हो, नेगेटिव हो। चौथा प्रकरण कब होता है? जब एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक ये बात तो हर कोई जानता है, ठीक है ना। तो एनर्जी कम होनी चाहिए तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो एनर्जी की व्युत्क्रमानुपाती होती है स्थायित्व। तो स्थायित्व कब बढ़ेगा? जब ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। तो अपने को ऊर्जा क्या करनी है, कम करनी है, मतलब एनर्जी कम होनी चाहिए, मतलब एनर्जी बाहर निकलनी चाहिए। तो एक्सोथर्मिक होता है तो अच्छा मानता है। तो यहाँ पे डेल्टा का फॉर्मेशन देखोगे तो ग्रेफाइट के लिए कितना होता है, ग्रेफाइट के लिए कितना होता है, 0। डायमंड के लिए 1.9 और फ्लोरीन के लिए 38.1 होता है। कम से कम डेल्टा एच होगा तो ज्यादा स्थायी होगा, सही है। तो ज्यादा, सबसे ज्यादा स्थायी कौन होता है, ग्रेफाइट। और सबसे ज्यादा, सबसे कम स्थायी कौन, फ्लोरीन और डायमंड बीच का। ओके, ठीक है, ये स्थायित्व को बताता है। तो तापीय स्थायित्व एक अलग चीज है, तापीय चालकता एक अलग चीज है। तापीय चालकता हम तो उसको गर्म करते हैं अपनी, ठीक है ना। और स्थायित्व की बात आती है तो वो कितना स्टेबल है, वो डेल्टा चेप से देखा जाता है कि फॉर्मेशन अच्छा किसका होता है। तो इसके लिए डेल्टा चेप 0 है, मतलब कम से कम डेल्टा चेप होगी, मतलब तो क्या रहेगा, वो ज्यादा स्थायी रहेगा, ठीक है। तो ग्रेफाइट सबसे ज्यादा स्थायी है। फिर एक चौथी चीज ये आती है कि इसकी डेंगलिंग बॉन्ड क्या होते हैं। मैंने कहा था कि जहां पे अनसंट बड़ी स्ट्रक्चर बनती है तो उसमें लास्ट पे सरफेस पे कुछ कार्बन ऐसे होंगे, ठीक है, तो उनके सारी वैलेंसी पूरी नहीं होगी। कैसे? जैसे एक ये बोतल है, बोतल के अंदर क्या होगा कि नीचे की बीच में जो वाटर के मोलिक्यूल है, बीच में कोई पड़ा है तो उसके चारों ओर क्या है, वाटर मोलिक्यूल है। बट लास्ट लास्ट में आपको एक, जहां से ये पानी हिलता हुआ दिख रहा है, वहां पे लास्ट वाली सरफेस पे वाटर मोलिक्यूल होंगे। उनके नीचे तो वाटर मोलिक्यूल है लेकिन ऊपर वाटर मोलिक्यूल नहीं है, ठीक है। तो फिर हवा के साथ थोड़ी हाइड्रोजन बॉन्ड कर लेंगे वो। तो वैसे ही यहाँ पे ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए इस बात को, कि जहां पे भी बहुत बड़ी स्ट्रक्चर बनती है, जाइंट स्ट्रक्चर बनती है, कोवेलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड होते हैं उनके अंदर, जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन की पूरी वैलेंसी हो रही है, ऊपर वाला भी बॉन्ड बना रहा है, नीचे भी बॉन्ड बना रहा है, इसकी पूरी हो रही है, इसकी पूरी हो रही है, ऊपर भी बना रहे हैं और इधर नीचे भी बना रहे हैं। बट यदि ये लास्ट सरफेस का ये कार्बन हो गया तो नीचे तो बॉन्ड बनाएंगे बट ऊपर कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो इसका 4 इलेक्ट्रॉन वाला चौथा इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया, फ्री रह गया। तो वैलेंस, यदि फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। तो रिएक्टिव होगा, क्रियाशील होगा। अब किसी साथ बॉन्ड बनाएगा, दूसरे कार्बन के साथ तो बनाएगा नहीं, क्योंकि हवा में कोई कार्बन थोड़ी है, हवा में तो कौन है, धूल मिट्टी है। धूल मिट्टी को क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटी। तो इम्प्योरिटी के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो इम्प्योरिटी के साथ कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड थोड़ी बना सकता है, वो तो कार्बन और होता तो कार्बन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेता। तो इम्प्योरिटी के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो सीधी सी बात होगी कि इम्प्योरिटी के साथ बॉन्ड बनाएगा तो कैसे होंगे, वीक होंगे, दुर्बल बंद होंगे। दुर्बल बंद को बोलते हैं झूलते हुए बंद, इसलिए इनको बोलते हैं, इस टाइप के इंप्योरिटी के साथ बॉन्ड बनाने को बोलते हैं डेंगलिंग बॉन्ड, और हिंदी में बोलते हैं इनको झूलते हुए बंद। क्योंकि धूल मिट्टी आती है तो फूंक मारने से हट जाती है, ठीक है ना, फूंक मारेंगे तो हट जाएगी। तो इसका मतलब कैसे बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है, झूलते हुए बंद है, या फिर डेंगलिंग बॉन्ड है, सही है ना। तो कुल मिलाकर के जिनकी नेटवर्क स्ट्रक्चर होगी, जिनके अंदर टोटल कार्बन नहीं गिन सकते, टोटल कार्बन नहीं गिन सकते, उनके अंदर लास्ट सरफेस में कुछ एटम ऐसे होंगे जिनकी वैलेंसी पूरी नहीं होगी, तो उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन पड़े रहेंगे, तो वो इंप्योरिटी के साथ बॉन्ड बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि क्रियाशील है, रिएक्टिव है। तो इंप्योरिटी के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, वो डेंगलिंग बॉन्ड बना रहे हैं। इंप्योरिटी के साथ बॉन्ड बनाने क्या बोलेंगे, डेंगलिंग बॉन्ड बोलते हैं। तो इसमें डायमंड है, ग्रेफाइट है, इन दोनों में क्या होते हैं, डेंगलिंग बॉन्ड होते हैं, क्योंकि दोनों की स्ट्रक्चर कैसी होती है, नेटवर्क स्ट्रक्चर। बहुत लंबी चौड़ी स्ट्रक्चर है तो क्या होगी, नेटवर्क सॉलिड या फिर कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट को बोलते हैं सहसंयोजक ठोस, या फिर क्या होगा ये नेटवर्क सॉलिड। जहां पे गिन सकते हैं उनको बोलते हैं आणविक वाला, अणु वाला। जैसे HCl है, अणु है, ठीक है ना। मैं बोलूंगा फुलरिन, फुलरिन में कितने कार्बन है, 60 कार्बन,
गिन सकता हूं, जहां पे गिन सकता हूं वो क्या हो जाता है, अणु। तो इसलिए वो क्या कहलाएगा, आणविक ठोस। ये बात समझे, तो वो क्या कहलाएगा, आणविक ठोस। जबकि ये दोनों क्या कहलाएंगे, सैद्धांतिक ठोस या नेटवर्क ठोस। गिन सकते हैं जिनमें गिनती पूरी हो सकती है। ओके, तो मतलब वो पूरे पूरे बॉन्ड बनाएगा, जो पूरे पूरे बॉन्ड बनाएगा तो उनके अंदर वैलेंसी फ्री नहीं होगी, और वैलेंसी फ्री नहीं होगी तो कैसे हो जाएगा, सबसे अच्छा प्योरेस्ट हो जाएगा। तो फुलरिन सबसे अच्छा प्योर एलोट्रोप होता है, जबकि डायमंड ग्रेफाइट प्योर एलोट्रोप है नहीं होते। ये बात समझे, ठीक है। ये इम्प्योर एलोट्रोप कहलाते हैं। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है, ठीक है। ये पिछली क्लास में बता चुका हूं, ठीक है। और डायमंड कभी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, नहीं किसी में घुलता है, क्योंकि अंदर बॉन्ड कैसे है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। ओके, ये हो गया। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। एक कोष्टिका वाला करा दिया था क्या, है जेड बराबर 8 होता है, करवाया था ना मैंने। इसके कोष्टिका में 8 प्रभावी परमाणु होते हैं, ये बातें बता दी मैंने, ठीक है। ये भी इसके बारे में मैंने सारी बातें आपको बता दी थी। विस्तारित पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, और समदेशिक विषमदेशी की बात करते हैं। चलो इसकी और बात कर लेते हैं, ठीक है। तो डायमंड को चेक किया जाता है, लाइट डाल के चेक किया जाता है कि प्योर है या इम्प्योर है। लाइट डाल के चेक करते हैं, तो इसकी चारों डायरेक्शन में सेम लाइट निकलती है, तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है, म्यू होता है, वो क्या होता है, सेम होता है। इसका म्यू क्या होता है, सेम। और म्यू किस में पढ़ते हैं आप, ऑप्टिकली फिजिक्स, ऑप्टिक फिजिक्स में पढ़ते हो, ऑप्टिक्स वाली फिजिक्स में पढ़ते हो। तो इसका अपवर्तनांक सूचकांक जो म्यू होता है सभी दिशाओं में समान होने के कारण ये प्रकाशिक रूप से कैसा होता है, समदेशिक होता है, या बोल दीजिए ऑप्टिकली क्या होता है, आइसोट्रोपी। ऑप्टिकली आइसोट्रोपी होता है, जबकि कठोरता अलग अलग दिशाओं में अलग अलग आती है, इसलिए मैकेनिकल स्ट्रेंथ के हिसाब से कैसा होता है, ये एन आइसोट्रोपी होता है, विषमदेशिक होता है। ऑप्टिकली हिसाब से आइसोट्रोपी, जबकि स्ट्रेंथ के हिसाब से एन आइसोट्रोपी, याद रहेगा, ठीक है। फिर बात आती है अपने, ये हो गया ग्रेफाइट की बात आती है। ग्रेफाइट में देखिए इस डायरेक्शन में विद्युत धारा आ रही है, जबकि इसकी लंबवत डायरेक्शन में विद्युत धारा नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो इस डायरेक्शन में घूम रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में घूम रहे हैं, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, विद्युत की धारा आएगी, जबकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन आप इसको तो नहीं आएगी, तो बताइए कंडक्टिविटी के हिसाब से, विद्युत धारा के हिसाब से ये कैसा हुआ, समदेशिक या विषमदेशिक, विषमदेशिक, क्योंकि सभी दिशाओं में समान नहीं, सभी दिशाओं में समान होती है तो क्या होता है, समदेशिक, अदरवाइज क्या होता है, विषमदेशिक, ठीक है। तो ये करंट के हिसाब से कैसा हो गया, विषमदेशिक हो गया। ओके, काम करा इसको, हाँ, कि विद्युत चालकता के सापेक्ष एन आइसोट्रोपिक होता है, विद्युत चालकता के सापेक्ष कैसे होता है, एन आइसोट्रोपी होता है, समझिए इस बात को, ठीक है। और तापमान बढ़ाएंगे, तो मान लीजिए कि इधर धारा 5 आ रही थी, तापमान बढ़ाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब हो जाएंगे, डिस्टर्ब होंगे, ऊपर नीचे ऐसे गति करेंगे, ठीक है। ऊपर नीचे ऐसे गति करेंगे तो ऊपर नीचे भी थोड़ी बहुत धारा आ जाएगी, भले ही थोड़ी सी आए, 0.001 आए, पहले तो 0 ही थी, लेकिन अब थोड़ी सी तो बढ़ गई, तो लंब दिशा में बढ़ जाएगी, जबकि इसकी समांतर दिशा में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब पहले 5 थी तो अब मान ली 4.9 होगी, तो कम तो होगी, ठीक है, पहले से कम होगी। मैं ये नहीं बोल रहा कि लंब दिशा में ज्यादा हो जाएगी, मैं ये बोल रहा हूँ पहले की तुलना में बढ़ जाएगी, ठीक है ना। ओके, ये थोड़ी सी बातें थी, ये मैंने सारी बातें आपको बता दी। हाई प्रेशर पे इनको बनाते हैं, डायमंड ग्रेफाइट वगैरह इनको बताते हैं, ये सारी बातें मैं बता चुका हूं आपको पहले से, ठीक है। पहले इसकी क्विज कर लेते हैं। ओके, चलो भाई, देखना, मैं बोल रहा हूं कि डायमंड इज आयनिक सॉलिड या फिर कोलेंट सॉलिड, कोलेंट, कोलेंट बॉन्ड बने हुए थे तो कैसा हुआ, कोलेंट सॉलिड, सिंपल है ना। तो कैसा होता है, और ग्रेफाइट भी कैसी, कोवलेंट सॉलिड, ये आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। ओके, कि आयनिक सॉलिड है या फिर कोवलेंट सॉलिड है, तो कैसे होते हैं, कोवलेंट होते हैं। देखो मैं तो करवाया है क्वेश्चन, ठीक है ना। ओके, तो कैसा होता है, कोवलेंट, तो ये ट्रू है, फॉल्स है, फॉल्स है। ओके, डायमंड इज क्रिस्टलाइन ऑब्जेक्ट विद sp3 हाइब्रिडेशन कार्बन, कैसा हाइब्रिडेशन डायमंड में, sp3 होता है, ठीक है ना। एक कार्बन अदर 4 कार्बन से चार चार बॉन्ड बना रहा है, तो कैसा हो गया, sp3, ठीक है। ओके,
इनमें से कोई आ सकता है, डायमंड ग्रेफाइट फुलरिन में से कोई भी हाइब्रिडेशन आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। ओके, पूछेगा मतलब, ठीक है ना। डायमंड इज हार्डेस्ट, हार्डेस्ट मतलब कठोर। डायमंड से क्या काटते हैं, कांच वगैरह काटते हैं, तो क्या हार्डेस्ट हुआ, नहीं हुआ, हो गया, ठीक है ना। नेचुरली जितने भी ज्ञात तत्व होते हैं उनमें सबसे कठोर होता है ये मैं बात करूँ आज पिछली क्लास में, ठीक है। तो ट्रू, डायमंड इज ऑप्टिकली आइसोट्रोपिक बोल रहे हैं, मतलब ऑप्टिकली आइसोट्रोपिक बोले तो समदेशिक, ठीक है। तो बोल रहा है कि ऑप्टिकली समदेशिक होता है, क्या बात सही है। डायमंड ऑप्टिकली कैसा होता है, समदेशिक तो होता है, सभी दिशाओं में म्यू क्या आता है, सेम आता है, बट मैकेनिकली यांत्रिक शक्ति के हिसाब से कैसा होता है, एनआइसोट्रोपी। ये तो दोनों की क्या बोल रहे हैं, समदेशिक। ये गलत हो गया बट ये सही था, तो ओवरऑल तो क्या हो गया, ठीक है ना। ओके, डायमंड एज 4 इफेक्टिव एटम, एक कोष्टिका में इफेक्टिव एटम कितने आते हैं, 8 आते हैं, जबकि ये कितना बोल रहा है, इफेक्टिव बोले तो प्रभावी परमाणु। ओके, तो कितने हैं, कितने होते हैं, 8, जबकि कितने बोल रहा है, 4 होते हैं। एक यूनिट सेल बोले तो एकक कोष्टिका, तो एकक कोष्टिका में कितने होते हैं, ठीक है ना, 8 होते हैं, तो गलत होगी। डायमंड इज मोर स्टेबल एंड लेस डेंस कंपेयर टू ग्रेफाइट, स्टेबिलिटी डायमंड की ज्यादा होती है क्या ग्रेफाइट से, कम होती है। ज्यादा स्टेबल कौन होता है, ग्रेफाइट, आपने सीखा, क्योंकि इसकी डेल्टा से कितनी है, 0, ग्रेफाइट की, डायमंड की 1.9 और उसकी 38.1, डायमंड की 1.9, याद है ना, ठीक है। तो क्या होता है कि स्टेबिलिटी जितना डेल्टा कम होगा उतनी अच्छी होगी, ठीक है ना। तो स्टेबिलिटी मोर नहीं, कम होती है, डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें गैप है नहीं है, तो ये भी फॉल्स, ठीक है ना। ओके, डायमंड हैज डैंगलिंग बॉन्ड ऑन दी सरफेस व्हिच मेक इट रिलेटिवली इंप्योर, सापेक्ष, ठीक है ना, इंप्योर बना देती है, और डैंगलिंग बॉन्ड बनाता है डायमंड। क्या ये बात सही है, सही है। जहां पे नेटवर्क स्ट्रक्चर होगी वहां पे कार्बन टोटली नहीं गिन सकते, तो उसके लास्ट सरफेस वाले कार्बन क्या बनाएंगे, डैंगलिंग बॉन्ड, तो ये बात सही है, ठीक है। इसके बाद आती है डायमंड इज इलेक्ट्रिकली एंड थर्मल इंसुलेटर, इंसुलेटर मान ले दो, अचालक। मुझे बताइए इलेक्ट्रिक कैसा होता है, अचालक या कुचालक, ठीक है ना, ये बोल रहा है कुचालक। ओके, तो बताइए इलेक्ट्रिक हिसाब से कुचालक होता है क्या, होता है क्या, होता है। जबकि थर्मल के हिसाब से कैसा होता है, चालक। किस वजह से, एक को गर्म करोगे तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, उसकी चारों इलेक्ट्रॉन है वो गर्म होंगे, वो दूसरे को गर्म करेंगे, फिर तीसरे को गर्म करेंगे। जैसे पिछली क्लास में मैंने बताया था कि एक बच्चा है, उसका मैं लोहे का वो मंगवाया था, उसे मोम लगाया था, उस कहानी से आपको बताया था मैंने, ठीक है। तो कैसा होता है डायमंड, कैसा होता है, चालक या कुचालक। डायमंड थर्मल का क्या होता है, थर्मल का चालक, एक को गर्म करते हो तो दूसरा भी गर्म हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो थर्मल के हिसाब से चालक होता है, जबकि ये बोल रहा है कुचालक, तो गलत बोल रहा है, ठीक है। ओके, ये आपको नहीं पता, डिस्टिंग्विश मतलब क्या होता है, पहचानना, पहचान करना, पता लगाना, ठीक है ना। ओके, और इमिसिएशन, इमिसिएशन मतलब कोई चीज उत्सर्जित करना उस हिसाब से, ठीक है ना। ओके, उत्सर्जित, क्या बोल रहा है कि डायमंड कैन भी पहचान की जा सकती है किसके उत्सर्जन से, ठीक है ना, कंडक्टोमेट्रिक एक्सपेरिमेंट, ये कोई लाइट का एक्सपेरिमेंट होता है, लाइट से इसकी पहचान की जाती है, क्या की जाती है, की जाती है, ये तो मैंने बताया कि महंगा महंगा डायमंड आता है, इसकी पहचान किसी की जाती है, लाइट से। सभी दिशाओं में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू सेम आ रहा है, ठीक है, अपवर्तनांक गुणांक वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, वो प्योर है, नहीं सेम आ रहा है मतलब प्योर नहीं है, ठीक है ना। ओके, तो ये ट्रू, ये बोल रहा है डायमंड इज इनर्ट, इनर्ट बोले तो एक्रिय, ठीक है। डायमंड कैसा होता है, एक्रिय, कोई किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, एसिड बेस एंड अदर लेब रिएजेंट, तो ये बात क्या होगी, सही होगी। फिर बात आती है ग्रेफाइट एज ए लेयर स्ट्रक्चर, लेयर बोले तो परत संरचना क्या होती है, और प्रत्येक लेयर को क्या बोलते हैं, ग्राफीन, क्या सही है, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि इन ग्रेफाइट ईच कार्बन इज sp2, सही है, ठीक है। ओके, अब बात आती है डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट, बोले तो आसपास, आसपास, लेयर बोले तो परत है, परत के आसपास की डिस्टेंस बोल रहे हैं कि लगभग समान होती है किसके, कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड के, क्या सही है, क्योंकि एक लेयर और दूसरी लेयर के बीच में ज्यादा होती है, जबकि कार्बन कार्बन की
कम होती है, सही है ना, क्योंकि इनके लेयर और लेयर के बीच में कैसा वंडरवाल, लेयर में कैसा वंडरवाल, ठीक है ना, वंडरवाल फोर्स होता है भाई, वंडरवाल फोर्स होते हैं, जो कि कार्बन कार्बन में कैसा है 1.3 बॉन्ड ऑर्डर है भाई, ये तो क्या है पूरा बॉन्ड अच्छा बना हुआ है, ठीक है, तो वो कम होगी और ये क्या होगी ज्यादा होगी। मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप ऑफ है, ये फॉल्स हो गया। मोस्ट स्टेबल कौन सा होता है ग्रेफाइट, और सबसे कम फुलरीन, ठीक है, तो मोस्ट सबसे स्टेबल हो गया। फिर बोल रहा है कि ग्रेफाइट का सबसे ज्यादा होता है, डायमंड का कम, और फुलरीन का सबसे कम, क्या सही है? सही है गलत है? गलत है, क्यों? क्योंकि इसका 0, इसका 1.9 और इसका 38.1। तेरा क्या नाम है? मोहिनी, ठीक है, तो मोहिनी तूने गलत बताया है ना। ऐसे कैसे लगाते हैं, ये 0 1.9 से ज्यादा थोड़ी होता है। अच्छा ठीक है, ओके, ध्यान ध्यान से देखना यहाँ है भाई, तुम्हारी आवाज बहुत प्यारी है, ओके, एकदम बच्चों जैसी ना, ओके, अच्छा है बेटा, ठीक है, 0 1.9 38.1, अब गलत नहीं होगा ना, ठीक है, तो 1.9 से 0 कम होता है, जो कि क्या बोल रहा है गलत बोल रहा है, ठीक है। ग्रेफाइट इज ए गुड लुब्रिकेंट विच कैन बी यूज्ड इवन एट ए, ठीक है ना, हाई टेम्परेचर। शुष्क क्या होता है स्नेक, लुब्रिकेंट क्या होते हैं स्नेक, कहां पे यूज करते हैं, इनके बीच में वांडरवाल फोर्स होते हैं, इसकी वजह से इनको किसकी तरह यूज करते हैं, ड्राई लुब्रिकेंट की तरह यूज करते हैं, शुष्क स्नेक के रूप में यूज करते हैं, जहां पे टेम्परेचर ऑलरेडी ज्यादा होता है, इनके बीच में वांडरवाल फोर्स है, तो इसलिए मैंने कहा था कि जो अपनी केमिस्ट्री का जो चिकना होता है वो तो H3BO3 बोरिक एसिड होता है, और चिकनी कौन होती है ग्रेफाइट, क्योंकि अपने जहां पे ये जो मशीनरी होती है जहां पे फ्रिक्शन घर्षण क्या होता है ज्यादा होता है, तो वहां पे ग्रीस वगैरह यूज किया जाता है, लेकिन पता चला कि टेम्परेचर ऑलरेडी ज्यादा है, मतलब जैसे थर्मल पावर प्लांट वगैरह है जहां पे ऑलरेडी टेम्परेचर ज्यादा है, तो ग्रीस लगाएं तो ग्रीस तो पिघल जाएगा, ठीक है, तो फिर किसका यूज करते हैं अपने, ठीक है ना, ड्राई लुब्रिकेंट का यूज करते हैं, वो कौन सा होता है ग्रेफाइट, तो जहां टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां पे इसको यूज करते हैं, ये बात मैंने पिछली क्लास में आपको बताई है, ठीक है ना, ओके। चने के इवन एट हाई टेम्परेचर, तो ये बात क्या हो जाएगी सही हो जाएगी, ठीक है। ग्रेफाइट इज इलेक्ट्रिक कंडक्टर, इलेक्ट्रिक हिसाब से कैसा होता है कंडक्टर होता है क्या, अरे होता है क्या, होता है इट शो एनाइसोट्रॉपी बिहेवियर विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक कंडक्टर, मतलब विद रिस्पेक्ट टू मतलब सापेक्ष, विद्युत चालकता के सापेक्ष कैसा होता है एनाइसोट्रॉपी होता है, क्योंकि इधर आती है जबकि इसकी लंब दिशा में नहीं आते, इसलिए क्या हो गई है एनाइसोट्रॉपिक, बोले तो विषमदेशिक, सही है ना बेटा, ठीक है, ओके, ट्री हो गया। ग्रेफाइट कैन बी कन्वर्टेड इनटू डायमंड एट एबनॉर्मली हाई प्रेशर, ये भी सही है, ठीक है बेटा, ओके। अब अपने बच गए एक यहाँ पे फुलरीन, फुलरीन को देखते हैं, ओके, सिंपल सा होता है, ये अपने लगभग आधी घंटा चला गया ना, इस वजह से कि पिछली क्लास में अपने वो कर लेते तो वो सिर्फ 5-7 मिनट कर रहे थे ना, पिछली क्लास में तो कराए थे, वापिस नहीं कर रहे पड़ते अपने को, आधी घंटे चलेगी इसकी वजह से। चलो C60 और C70, मेरे से ना वो कहते हैं कि पाप नहीं किया जाता, ठीक है ना, ओके, कि हाँ करा दिया आगे बढ़ो आगे बढ़ो, मेरे से ये होता नहीं, ठीक है ना, ओके। C60 C70 अपने सामान्य फुलरीन मानते हैं, ठीक है ना, ओके। C60 को बकमिस्ट्री या बकीबोल भी कहते हैं, ठीक है ना, ओके। इसका मीनिंग क्या है, इसमें 60 कार्बन है, इस C70 मतलब इसमें 70 कार्बन है। क्या हुआ था कि साइंटिस्ट लोग, मैं कहता हूँ कि ऐसे फ्री बैठे रहते हैं, बहुत बार ऐसे होता है कि चलो आज कुछ तूफानी करते हैं, ग्रेफाइट लेकर के, और उनको हाई वोल्टेज पे इलेक्ट्रिक आर्क कराया, हाई वोल्टेज पे 2 तार के बिठाएंगे तो उनमें करंट क्या आग लगती है, ओके, उन्होंने चिंगारी उठती है, होता है ना सर, स्पार्किंग होती है, तो उन्होंने 2 ग्रेफाइट लेकर के उनकी स्पार्किंग स्पार्किंग कराई, ठीक है, और स्पार्किंग कराई तो उसे धुआं उठेगा, और चिंगारी उठेगी धुआं उठेगा, तो उन धुएं को उन्होंने चेक किया, तो देखो डाइम ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट भी तो कार्बन ही कार्बन है, ग्रेफाइट का धुआं उठेगा तो वो भी तो कार्बन ही बनेगा, ठीक है, उस धुएं को उन्होंने देखा तो नजर आया कि ये तो अलग स्ट्रक्चर बन रही है, मतलब कार्बन की अलग स्ट्रक्चर होगी, अब तो उनकी और मौज होगी, उन्हें ऐसा लगा कि हमने तो कोई नई चीज खोज ली है, ठीक है, अलग स्ट्रक्चर आ रही थी, किसी चीज का अलग स्ट्रक्चर आ जाए, किसी चीज का अलग रूप आ जाए, जबकि एलिमेंट वही हो, तो वो क्या कहलाते हैं अपरूप, तो इसलिए फुलरीन अपरूप नया नाम निकल के आ गया। ये कैसे बना था, ग्रेफाइट को विद्युत आरक कराया गया, कब, हाई वोल्टेज पे,
इलेक्ट्रिक आर्क कराया गया, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए ये होता है। तो इन्होंने स्ट्रक्चर देखी तो कुछ पेंटागोनल थे और कुछ क्या थे, हेक्सागोनल थे। एक ये क्या है, पेंटागोनल, पेंटागोनल किससे घिरा हुआ है, हेक्सागोनल से, जबकि हेक्सागोनल किससे घिरा हुआ है, हेक्सागोनल से भी और पेंटागोनल दोनों से घिरा हुआ है, ठीक है। ओके, अब देखिए इसमें नॉर्मल आपने जो पढ़ते हैं वो C60 को पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है इसमें 60 कार्बन होते हैं। देखो एक अच्छे पढ़ने का ये मतलब होता है, जैसे हमने भी किया था, ऐसा नहीं है कि आपने ग्रेफाइट फुलरिन पढ़ नहीं रखा, डायमंड नहीं पढ़ रखा, स्कूल में पढ़ा है, पढ़ा था, लेकिन वहां पे कैसे करते थे, एक इधर बना ले टेबल, एक इधर बना ली, एक इधर बना ली, चलो अंतर याद करते हैं, अंतर याद करते थे हम, ठीक है ना। हो सकता है मैं कहता हूं कि हमेशा बहुत सारे को तो आज ही पता चला होगा कि इसका मतलब C60 मतलब होता है इसमें 60 कार्बन है, वरना रटते थे अपने। साइंस का मतलब कभी रटना नहीं होता, साइंस लगभग समझी जाती है हमेशा, ठीक है। ओके, तो C60 मतलब इसमें 60 कार्बन है, ठीक है। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ क्योंकि मैंने भी ऐसा ही काम किए थे स्कूल के दौरान, तो लेकिन बाद में मैंने कोचिंग वोचिंग किया तो मुझे भी मेरे सर लोगों ने बताया मेरे को, ठीक है ना। इसमें भी 60 कार्बन होते हैं, इसका मतलब ये होता है। तो इस हिसाब से उत्सुकता बनती है कि साइंस के अंदर क्या मतलब है इनका, ठीक है ना। ऐसे रटने को कुछ भी रट लो, चाहे 32 है, 30 टोटल कितने होते हैं, 32 होते हैं। तो मुझे बताइए आपको कम कौन नजर आ रहा है, पेंटागोनल, ज्यादा कौन नजर आ रहा है, हेक्सागोनल। 32 में से 12 तो पेंटागोनल होते हैं, पंचकोणीय, और 20 क्या होते हैं, षटफलके वाले, षटकोणीय होते हैं। 20 क्या होते हैं, षटकोणीय वाले होते हैं, 20 हेक्सागोनल, और 12 क्या होते हैं, पेंटागोनल। आप ऐसे याद कर लेना, ज्यादा है वो ज्यादा होंगे, कम है वो कम होंगे। पेंटा कम, हेक्सा ज्यादा, और कम वाला कम और ज्यादा वाला ज्यादा। फिर भी आपको देख लो कि नंबर ऑफ हेक्सागोनल देखने हो तो n/2 माइनस 10 कर देना। n कितना है, 60, टोटल कार्बन 60 बटे 2 माइनस 10, तो कितना हो जाएगा, 30 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 20। तो 20 क्या हो गए, हेक्सागोनल, कर लोगे, और सही है। ओके, हाइब्रिडेशन बताना है आपको, हाइब्रिडेशन बताना है। हाइब्रिडेशन क्या होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे, हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp2, और सही है ना। हाइब्रिडेशन क्या हो गया भाई, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2। हाइब्रिडेशन वेरी इंपॉर्टेंट होता है बेटा, ध्यान रखना इस बात को। 4 चीजों का काफी अच्छा इंपॉर्टेंट हाइब्रिडेशन होता है, बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर है वो, उनमें डायमंड ग्रेफाइट फुलरिन और एक सिलिका SiO2। SiO2 चारों ओर से बॉन्ड बनाती है, sp3 होता है, डायमंड का भी sp3, जबकि ग्रेफाइट फुलरिन का sp2 होता है, सही है। तो बच्चे समझ के नहीं करते, जिनको स्ट्रक्चर नहीं होती है वहां पे दिक्कत आती है। मुझे से अच्छे से याद है कि मैंने भी ऐसा किया था, समझ के नहीं किया था, मैंने इसे रट लिया था क्योंकि एक दो बार एग्जाम में आ गया था, तो मैंने रट लिया था यार, डायमंड का और इसका SiO2 का sp3 होता है, जो कि बाकी दो बच गए उनका sp2 होता है, ठीक है ना। इस हिसाब से तो ये तो कहाँ तक उचित है, बिल्कुल उचित नहीं, मैं गलत था, ठीक है। तो ये उचित नहीं है, आप स्ट्रक्चर आने चाहिए, इसकी वजह से आपको 10 क्वेश्चन और आएंगे, ठीक है ना। ओके, तो ये हाइब्रिडेशन sp2 होता है। एरोमेटिक की पहचान कैसे करते हैं बेटा, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन से पहचान करते हैं, अकल रूल, सही है। तो उसकी वजह से ये क्या होता है, एरोमेटिक होता है। ये बच्चों को कम समझ में आता है कि टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं देखते हैं। चलो एक कार्बन है, 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, एक क्या बना रहा है, पाई बॉन्ड बना रहा है। एक कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड बनाने काम आ रहे हैं, कितने काम आ रहे हैं, एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा बॉन्ड बनाने में कितने काम आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एक तो क्या बना रहा है, पाई, तो एक एक दो 3 काम में आ रहे हैं कार्बन के, एक कार्बन के 3 सिग्मा बॉन्ड काम में आ रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड बनाने के काम में आ रहे हैं, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए, एक इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, एक बॉन्ड कितने से बनता है, कितने इलेक्ट्रॉन से, सही बात है। तो एक बॉन्ड बनेगा वो 2 इलेक्ट्रॉन से बनेगा, जैसे HCl वाला, एक इलेक्ट्रॉन H का, एक इलेक्ट्रॉन Cl का, सही है। तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, मतलब एक बॉन्ड ऑर्डर आता है। बॉन्ड ऑर्डर मतलब बंधों की संख्या, देख सकते हो आप आराम से, ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, कितने बॉन्ड बने हुए, 2, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4, ठीक है। और ये एक बॉन्ड बना है कितने कितने इलेक्ट्रॉन से, 2 से, ओके। एक बॉन्ड बना है, एक बॉन्ड ऑर्डर बना है, मतलब एक बंधों की संख्या है, एक बंध की संख्या है, ठीक है। वो कितने इलेक्ट्रॉन से, 2 से, तो एक इलेक्ट्रॉन से कितनी, आता, सिंपल है ना। ओके, तो एक इलेक्ट्रॉन से आधा बॉन्ड ऑर्डर आता है, 3 इलेक्ट्रॉन से कितना बॉन्ड ऑर्डर आएगा, 1.5, सही है ना।
आधा ही तो आएगा, 3 का आधा 1.5, तो 1.5 बॉन्ड बनाएगा सिग्मा, कौन बेटा, एक कार्बन, सही ना। ओके ओके, हम वैसे 3 बनाता है लेकिन उसमें इसके इलेक्ट्रॉन भी तो हो जाएंगे। ओके, तो ध्यान से देखिए, एक कार्बन, ठीक है, एक कार्बन है, इसके पास कितने हैं, 3 सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड कितना आता है, आधा, तो 3 का कितना आ जाए, 3/2, टोटल ऐसे कितने कार्बन है, 60 कार्बन है, तो 60 कार्बन के हिसाब से टोटल कार्बन कितने हैं, 60 है, तो टोटल कार्बन कितने हैं, 60, तो 60 इंटू 1.5 कितना होता है, 90, ये तो कर ही लोगे, 60 इंटू 1.5 कितना, 90, या 3/2 इंटू 60 कितना, 90, सही है ना, 2 से डिवाइड करो, 30 30 3 90, सही है, ठीक है ना। वापिस बता देता हूं कि 3 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन का यूज हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड कितना, 1.5, ओके, ऐसे कितने हैं, 60 कार्बन है, 60 इंटू 1.5 90 आ जाएगा, कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, 90 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। इसमें कोई भी डेंगलिंग बॉन्ड होता है क्या, क्यों नहीं, क्योंकि सारे काउंटेबल है, सारे इलेक्ट्रॉन को, सारे सिग्मा बॉन्ड को गिन सकते, अपने अभी भी कितना है, 90, तो काउंटेबल है, काउंटेबल होने की वजह से ये क्या करता है, कोई बॉन्ड नहीं बनाता, इसलिए कार्बन का सबसे शुद्ध अपरूप है, कैसा है, शुद्ध अपरूप। डेंगलिंग बॉन्ड इन डायमंड एंड ग्रेफाइट सरफेस कार्बन एटम है सम फ्री वैलेंसी, कुछ वैलेंसी क्या रहती है, फ्री रहती है, दिस कार्बन फॉर्म न्यू बॉन्ड विद इंप्योरिटी, इंप्योरिटी साथ क्या बनाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, डेंगलिंग बॉन्ड, या बोलते हैं झूलते हुए बंद बोलते हैं। यह आणविक ठोस का उदाहरण है, क्यों है, सिंस वी कैन काउंट, ओके, अपने जिनको गिन सकते हैं वो क्या होते हैं, अणु, और जहां पे नहीं गिन सकते उनको बोलते हैं कोवलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड। तो सिंस वी कैन काउंट द नंबर ऑफ टोटल कार्बन, टोटल कार्बन को यहाँ पे गिन सकते हैं तो वो क्या हो जाएगा, आणविक हो जाएगा, अणु हो जाएगा, सही बात है। तो इसलिए यहाँ पे ध्यान से देखना इस बात को, इसलिए यहाँ पे ध्यान से देखना भाई, यहाँ पे फुलरिन एक इसलिए क्या होता है, आणविक ठोस, ये आपकी सॉलिड स्टेट होता था ना, उसके अंदर ये आता था, शुरुआत में इधर टेबल होती थी, 1-2 पेज छोड़ के क्या होती थी, एक टेबल होती थी, उसमें होता था कौन नेटवर्क सॉलिड है, कौन सहसंयोजक नेटवर्क है, कौन सहसंयोजक ठोस है, और कौन कैसा है, आणविक ठोस है, ये आपके आता था, और एग्जाम्पल के साथ आपको याद करना पड़ता था, बोर्ड के एग्जाम में आता था कि आणविक ठोस के कोई 2 उदाहरण दीजिए, सही है ना, ओके, तो ये आता था। तो अब आप आराम से सीख सको कि जहां पे एंडसेंट बड़ी स्ट्रक्चर होती है वो नेटवर्क ठोस वाले होते हैं, सॉलिड ठोस वाले होते हैं, जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, SiO2 ये हो गए, और जहां पे गिन सकते हैं वो कैसे हो गए, आणविक के उदाहरण हो गए, सही है ना, ओके, और आणविक में ये ठोस बना रहे इसलिए इसको बोलते हैं आणविक ठोस। ये कार्बन का सबसे अस्थायी, स्थायित्व की बात किससे देखते हैं, डेल्टा एच से, इसका डेल्टा एच कितना बोला था, 38.1 या 39.1, 38.1। जब एक्रिय वातावरण में हाई वोल्टेज में ग्रेफाइट के इलेक्ट्रॉन को स्पार्क किया जाता है तो फुलरिन का निर्माण होता है, ये सही है, ओके, चलो जी, ये फुलरिन की देख लेते हैं। फुलरिन हैज ए नो डेंगलिंग बॉन्ड सो इट्स प्योरेस्ट एलोट्रोप ऑफ कार्बन, सही है ना, ठीक है, ओके। अब ध्यान से देख रहे हैं इस बात को, क्या हो गया, फुलरिन के आपके पास डेंगलिंग बॉन्ड होते हैं या नहीं होते, नो, इसलिए ये क्या हो गया, सबसे प्योरेस्ट बोले तो शुद्ध, शुद्ध अप्रूप होता है भाई, इसलिए क्या हो गया, सबसे शुद्ध अप्रूप होता है, क्योंकि इंप्योरिटी के साथ कोई बॉन्ड नहीं बनाता, सही है, ओके। अब रटने वाले क्या रटेंगे, मुझे तो नहीं समझ आता कि कैसे रटेंगे इसको, ठीक है ना। रटने वाला तो ये रटेगा कि डायमंड, ग्रेफाइट क्या होते हैं और फुलरिन नहीं डेंगलिंग बॉन्ड बनाता, ये रटने की लाइन होगी, मेरे को लगता है कि 4 दिन बाद वापस भूल जाएगा। अब इससे आपको यदि स्ट्रक्चर आती है दिमाग में चलेगा, इसमें तो 60 कार्बन है, 90 सिग्मा बॉन्ड है, गिन सकते हैं तो सारी वैलेंसी पूरी है, तो इंप्योरिटी के साथ बॉन्ड क्यों बनाएगा, जबकि उसमें पूरी वैलेंसी नहीं है, तो इंप्योरिटी के साथ बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड बनाने का बोलते हैं डेंगलिंग बॉन्ड। तो समझ के आसान बहुत होता है, क्योंकि सिर्फ स्ट्रक्चर याद करनी है, वरना कितनी लाइनें याद करनी है, सोचिए, ठीक है, ये हो गया, तो इसलिए क्या हो गई है, ट्रू, ओके। फुलरिन हैज ए एंटी एरोमेटिक नेचर, कैसी होती है, एरोमेटिक होती है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन अकल रूल को फॉलो करता है, ओके। फुलरिन इज ए कोवलेंट सॉलिड, कैसा, मोलिकुलर सॉलिड, कैसा होता है, मोलिकुलर सॉलिड होता है, ठीक है, क्योंकि मोलिकुलर बोले तो आणविक होता है, आणविक
सॉलिड होता है, आणविक ठोस होता है, जबकि ये क्या बोल रहा है, सहसंयोजक। तो सहसंयोजक है, ठोस नहीं होता। ये कब होता है सहसंयोजक ठोस, जहां पे गिन नहीं सकते, काउंटेबल नहीं हो। मोस्ट अनस्टेबल, अनस्टेबल एलोट्रोप ऑफ कार्बन, सही बात है, स्टेबिलिटी को तो डेल्टा से बताता है, ठीक है। व्हेन ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड आर स्पार्क्ड अंडर हाई वोल्टेज इन इनट एटमॉस्फेयर, फुलरिन इज फॉर्म्ड, सही है, ओके। तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फुलरिन हैज 20 पेंटागोनल एंड 12 हेक्सागोनल, इसमें होंगे 12, इसमें होंगे 20, टोटल होंगे 32, ठीक है ना, ओके। फॉल्स। 360 फुलरिन हैज 90 सीसी लिंक्स, लिंक बोले तो बॉन्ड, ठीक है। तो कितने होते हैं, 90, तो क्या हो गया, सही हो गया, सही है। ये कार्बन के एलोट्रोप कंप्लीट होते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। चलो वेलकम आपका, ठीक है। फोस्फोरस के एलोट्रोप करते हैं, ठीक है, ओके। फोस्फोरस सल्फर के 2 के बाकी है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। ओजोन के 1 मिनट है, और बोरॉन का 10 सेकंड है, ठीक है। देखिए, हाँ, बोरॉन के 2 ही होते हैं, क्रिस्टलन एमोर्फस, बस इतनी सी बात याद करनी है अपने को, ठीक है ना, ओके। और कोई बात याद नहीं करनी, ओके। ओजोन के 1 या 2 मिनट लगेगी। तो ये टाइम खाता है, तो सुनिएगा इसका क्या मीनिंग है, ठीक है। लास्ट में डिस्कस कर लूंगा आपका, ठीक है ना, पेपर का। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए इस बात को, एलोट्रोप्स ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है ना। फॉस्फोरस के एलोट्रोप की बात आती है तो इसकी 3 एलोट्रोप होते हैं, एक तो होता है व्हाइट, एक होता है रेड, और एक होता है ब्लैक, ठीक है, ओके। सबसे पहले स्ट्रक्चर से सीखते हैं, इसकी क्या क्या स्ट्रक्चर बनती है। ये व्हाइट फॉस्फोरस में इस हिसाब से बनता है व्हाइट फॉस्फोरस, ठीक है, ओके। देखिए यहाँ पे फॉस्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। 3 ने तो बॉन्ड बना लिए, 3 तो इसकी संयोजकता होगी, मतलब कोवलेंसी होगी, और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे पड़े हैं, तो ये लोन पेयर हो गया। कुल मिलाकर के इलेक्ट्रॉन कहां पे रहते हैं, ऑर्बिटल में। तो कितने ऑर्बिटल की रोड होगी, 4 की, 1 2 3 4। दुनिया की कोई भी 4 इलेक्ट्रॉन की रोड होगी, उनको अरेंज होने का तरीका क्या होता है, टेट्राहेड्रल। यदि स्टेबल होना है तो, स्टेबल होना है तो क्या होती है, टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन की रोड, ठीक है, ओके। तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 109 डिग्री का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में बॉन्ड देखा गया है वो होता है 60 डिग्री का। तो कुल मिलाकर के इतना दूर दूर होना चाहिए, जबकि पिचका दिया बेचारे को, पिचका दिया एक टाइप से, तो पिचका हुआ है, तो बताओ मुश्किल होगी इसको, रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसको मौका मिलते तुरंत क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो बहुत ही आसानी से टूट जाते हैं ये, ठीक है। इसलिए क्या होती है, स्टेबल या अनस्टेबल, अनस्टेबल। किस वजह से, एंगल की त्रिम बाधा की, एंगल की बाधा की वजह से, कोणीय बाधा की वजह से। क्योंकि होनी कितनी चाहिए, 109, जबकि इसको पिचका रखा एक टाइप से, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा जल्दी से, ठीक है ना, ओके, टूट जाएगा आसानी से। आपके 3 टाइप की बाधाएं होती है, एक 3 टाइप की स्ट्रेन होती है, 3 टाइप की स्ट्रेन होती है, जिसको एक तो होती है एंगल स्ट्रेन, यहां पे रही, इसको बोलते हैं कोणीय बाधा हिंदी में, ठीक है ना, ओके। मतलब होना ज्यादा चाहिए, जबकि पड़ा है कम, कम पड़ा है तो क्या होगी, ठीक है, रिपल्सन करेगा, ओके। दूसरी बाधा होती है आपकी स्टेरिक हिंड्रेंस, एक तो बोले स्टेरिक स्ट्रेन, क्या, सॉरी, ये कौन सी, एंगल स्ट्रेन। एक होती है स्टेरिक स्ट्रेन, जिसको बोलते हैं त्रिम बाधा, इसको बोलते हैं त्रिम बाधा। ये कहां पे कराई थी, केमिकल बॉन्डिंग में आपको करवाई थी, और उसमें बताया था मैंने कि एलाइड ये 6 या 7 आ जाए तो F माइनस और PCl6 माइनस स्टेबल होता है, बाकी स्टेबल नहीं होते, ये बात बताई मैंने आपको। एक होती है आपकी टॉर्सनल स्ट्रेन, टॉर्सनल, जिसको स्वरूपण समझौता में आप करते हो। एथेन के आपके 3 रूप बनते हैं, सी, ये सी, ये एच, और ये एच, और यहाँ पे एच, और यहाँ पे एच लगाते हो, ठीक है ना, ओके, एच और एच ऐसा लगाते हो, स्वरूपण समाई बनाते हो। तो फिर क्या होता है, आमने सामने आ गए तो बाधा लगेगी, तो इसलिए घूम जाएगा, घूमने को बोलते हैं इंग्लिश में टॉर्सनल, टॉर्क करना। टॉर्क को क्या बोलते हैं, ठीक है ना, आप फिजिक्स में पढ़ते भी हो, क्या टॉर्सनल वाला वो आघूर्ण पढ़ते हो, ठीक है ना, ओके, ताऊ वगैरह पढ़ते हो ना, ठीक है, ओके। तो क्या होता है कि ये घूम जाएगा आमने सामने, इसलिए, और 3 फॉर्म बनती है, इक्लिप्स, बोथ, ऐसा बनता है ना, ओके। तो आप यहाँ पे वहां पे पढ़ते हो, ये किस वजह से होता है, टॉर्सनल स्ट्रेन की वजह से। किस वजह से, टॉर्सनल स्ट्रेन की वजह से, मतलब घूमने वाले की बाधा लगती है यहाँ पे, ओके, वो उस टाइप की बाधा लगी, आघूर्ण वाली बाधा लगती है यहाँ पे, ठीक है ना, ओके। टॉर्सनल वाली बाधा लगती है यहाँ पे, टॉर्सनल स्ट्रेन बोलते हैं इसको। ये होती है एंगल, ये मेरे कोई काम की नहीं है,
ठीक है। अपने काम की दो चीजें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एक तो कौन सी, एंगल स्ट्रेन, और दूसरी कौन सी है, स्टेरिक स्ट्रेन। उसको बोलते हैं त्रिम और इसको बोलते हैं कोणीय बाधा। याद रहेगा। ओके, स्टेरिक इंटरेंस नाम से करवा चुका हूं आपको, ठीक है ना। ओके, इसको बोला गया त्रिम बाधा, ये एंगल स्ट्रेन। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कब से कम स्टेबल हो जाएगा। रेड फॉस्फोरस को देखते हैं क्या होता है। रेड फॉस्फोरस में कुछ बॉन्ड ये टूट करके और ये सीधे हो जाते हैं। मतलब कैसा हो जाएगा, जैसे देखिए ये बॉन्ड टूट करके ये इधर इधर फैल गया और ये इधर फैल गया, इधर बॉन्ड बन गया, इधर बॉन्ड बन गया, इसका भी इधर और इधर। देख सकते हो, मैं वापिस बना देता हूँ, पी पी, ये पी और ये जो बॉन्ड था वो इधर फैल गया, इधर फैल गया, इधर वाला ये, ठीक है ना, ये ऐसे हो गया और इधर था ये टूट चुका है, इधर जा चुका है। तो यहाँ पे देखिए एंगल कितना आ चुका है, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन की लोड आ गई, तो लगभग 120 का एंगल आएगा, तो 120 का ही होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो यहां से ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एंगल अच्छा खासा आ चुका है। जो 60 वाले एंगल थे वो कम हो चुके हैं, 60 वाले एंगल बस ऊपर वाले ये एंगल रहेंगे, ठीक है, और बाकी कम हो चुके हैं। ये कुछ एंगल 60 रहेंगे, बाकी 60 एंगल नहीं रहेंगे। तो यदि 60 की वजह से तो क्या आ रही थी, कोणीय बाधा आ रही थी, एंगल स्ट्रेन आ रही थी। अब एंगल स्ट्रेन क्या होगी, कम हो गई, कम होगी तो ज्यादा सही हो गया। ब्लैक फॉस्फोरस में कैसा होता है, ध्यान से देखिए इस बात को, इसमें ये बॉन्ड भी टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो देखिए कैसा हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। देखिए भाई यहाँ पे ब्लैक फॉस्फोरस में कैसा हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड भी टूट जाएगा। तो कैसे हो सकता है, ध्यान से देखिए, पी, ये पी, ये पी, ऐसे ये पी, ये हो गया भाई। ये यहाँ पे ये बन रहा है, ये क्या हो जाए, ऐसे फैल जाए ऊपर, तो क्या हो जाएगा, पी 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 पी, ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, इस हिसाब से हो जाएगा, बस आपको रटना नहीं है, आपको बस समझना है कि इस हिसाब से हो जाएगा, ये बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा। मतलब जो 60 वाले और बचे हुए थे वो भी ब्रेक हो गए यहाँ पे। अब 60 के एंगल नहीं देंगे किसमें, ब्लैक फॉस्फोरस में, ठीक है। अब तो बॉन्ड एंगल ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, स्टेबल। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, ब्लैक, और सबसे कम कौन होता है, व्हाइट। व्हाइट रीजन क्या बोलोगे, एंगल स्ट्रेन। सर इसमें 60 डिग्री एंगल है, जो कि होने चाहिए 109 के, लेकिन 60 के, इसकी वजह से ये क्या हो गया, सबसे कम स्टेबल। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन बनता है यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर, तो सबसे कम कौन सा, व्हाइट, सबसे ज्यादा कौन सा, ब्लैक, और रेड क्या है, बीच का, ठीक है। ओके, मोलिकुलर फॉर्मूला पूछे तो इसका क्या है, P4, और विलगित अकेला पड़ा है, ठीक है, और इसमें पॉलीमर बन रहा है, तो ये P4 क्या होगा, पॉलीमर, और वो भी क्या है कि पॉलीमर है, सही है। ओके, ये तो पॉलीमर की चेन बना रहा है, जबकि वो पॉलीमर किसमें आ गया, 3D टाइप हो गया, और सही है ना। ओके, ये ज्यादा अच्छा पॉलीमर है ये, ठीक है, ये हो गया, ये चेन वाला पॉलीमर है, तो इसलिए इसके N लगा दिया। ओके, तो ये इसका मोलिकुलर फॉर्मूला हो गया, ये स्टेबिलिटी होगी, और ये इसकी संरचना होगी। संरचना आती है तो सब कुछ आ जाएगा, सही है। खुद देखना कि संरचना कितना फर्क पड़ता है। हमेशा मैं एक ही बात बोलता हूँ, किसी को कुछ चीज करनी है तो बॉन्ड बनाना सीखिए और संरचना को अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। ओके, ये स्ट्रक्चर होगी। फिर बात आती है व्हाइट फॉस्फोरस में, ये एंगल वगैरह पूछता है आपसे, ठीक है। बताओ 60 डिग्री के कितने एंगल है। इस बात को लोग कम ही बता पाते हैं, पता नहीं क्यों कम बताते हैं, मुझे भी समझ नहीं आता। चल मलखान तू भी जान दे, पता, नींद आ रही है तो पीछे चला जा, ठीक है। तो बताओ कितने एंगल है, कितने 60 डिग्री के, 12 कौन बता रहा है, पक्का, ठीक है। शिव 12 बता रहा है, चलो शिव की मान लेते हैं। 8 कौन बता रहा है, ठीक है, 8। ओके, वो क्या थी, उसका क्या नाम था, मोहिनी। तेरा क्या कहना है, मोहिनी, 12। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही बात बोली, 12 एंगल है, सही है ना। ओके, गिन लेते हैं अपने 12 एंगल कैसे हैं। देखिए ऐसा है, ठीक है ना, ये ये और ये तीन उंगली के बीच में एंगल कितने हैं, 3 है। ये भी 3, ये भी 3, और ये भी 3। वैसे एक 3 बनाएगा तो 4 कितने बनाएंगे, 12। तो 60 डिग्री कितने एंगल, 12 एंगल है। ये भी 60, ये भी 60, और पीछे वाला भी 60, उधर से घूम के आएगा वो भी 60। तो 60 डिग्री कितने एंगल, 12 एंगल। वेरी गुड, कितने हैं, 12 हैं, ठीक है। ओके, अब देख रहे हैं यहाँ पे पीपी बॉन्ड कितने हैं, पीपी बॉन्ड कितने, ये तो बता, चल वेदिका तू बताएगी, बता कितने पीपी बॉन्ड।
है, गिनती तो आती है ना सबको, बस गिनना है अपने को। 1 2 3 4 5 6, कितना एग्जीक्यूशन है, सही है ना। ओके, तो कितने हो गए, 6 हो गए। ओके, और अपने से पीपी के कितने एंगल, 12 एंगल, कितने, 6। 3 मेंबर की रिंग कितनी है, ये एक रिंग, 2 रिंग, पीछे वाली 3 रिंग, नीचे वाली 4 रिंग, ये 4 रिंग है कितने मेंबर की, इन 3 मेंबर की कितनी रिंग है, 4 रिंग। और देखिए, अब मतलब स्ट्रक्चर आती है तो कुछ भी पूछ सकता है अपने से, ठीक है। वैसे इसमें हाइब्रिडेशन है नहीं, ड्रेक रूल लगेगा। ड्रेक रूल ये कहता है कि थर्ड पीरियड से नीचे के एलिमेंट हो, 2.5 से ज्यादा की ईएन होनी चाहिए, तो इसमें फॉलो नहीं होता है। लेकिन फिर भी आपसे पूछ भी ले कि क्या होगा, तो फिर क्या बताओगे, 3 सिग्मा एक लोन पर, बोलो भाई क्या बताओगे, sp3। पिछली बार भी गलत हुआ तो मैंने कोई मारा बेटा थोड़ी था, सही है ना, तो बोलना चाहिए, अच्छा है, सही बोला। क्या बताएंगे, sp3, सही है ना। ओके, और मैं तो डांटता भी नहीं हूं, ठीक है। ओके, हाइब्रिडेशन, कोई हाइब्रिडेशन नहीं होगा, लेकिन फिर भी पूछ ले, मजबूरी में पूछ ले, अपने कान पकड़ के अपने पूछे कि क्या होता है, तो बताएंगे sp3 होता है। इसकी कैसी ज्योमेट्री होती है, 4 फलक बने थे, 4 फलक को बोलते हैं 4 हेड्रल, हेड्रल को बोलते हैं, ठीक है, फलक को इंग्लिश में बोलते हैं हेड्रल। कितने, 4, तो क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। और कैसी है, डिस्क्रीट बोले तो, आइसोलेटेड बोले तो विलगित, अकेली। टेट्राहेड्रल ये कैसी है, अकेली टेट्राहेड्रल है, इसलिए इसको बोल दिया आइसोलेटेड टेट्राहेड्रल, या डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल, या फिर विलगित चतुष्फलक की है। विलगित अकेली पड़ी है ना, इसलिए विलगित चतुष्फलकी है। जबकि वो क्या ऐसे बना रखा उसने, पॉलीमर, इसलिए वो पॉलीमेरिक टेट्राहेड्रल हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, पॉलीमेरिक टेट्राहेड्रल यूनिट हो जाएगी, ठीक है ना। ओके, बाकी चीजें इसमें पीपी बॉन्ड कितने वगैरह वगैरह वो तो इसमें गिन ही नहीं सकते, क्योंकि अनसंट बड़ी स्ट्रक्चर है, ठीक है, इन्फिनिटी तक जाएगी तो कोई पता नहीं है। ओके, इसीलिए बाकी चीजें उसमें नहीं पूछी आपसे। अब देखते हैं कि अपीयरेंस, मतलब दिखता कैसा है, दिखता कैसा है, मेरे बारे में नहीं पूछ रहा हूं, इसके बारे में बोल रहा हूं, व्हाइट फॉस्फोरस, ठीक है। ओके, व्हाइट फॉस्फोरस कैसा दिखता है, मोम जैसा होता है, किस जैसा होता है, मोम जैसा, छूते हैं वगैरह तो आपको मोम जैसा आपको एहसास होगा। वैक्सी सॉलिड होता है, कैसा होता है, वैक्सी सॉलिड होता है, ठीक है। ओके, तो मोम जैसा सा होता है। मोम कैसा होता है, आर पार दिखाई देता है, आर पार दिखाई देता है मोम, फिर क्या बात करते हो, मोम ले लीजिए, और मोम की कोटिंग भी तो होती है ना, बहुत सारी चीज कोटिंग होती है। मोम, जैसे इसके ऊपर मोम लगा दीजिए, आप चाहते हो कि ये सरफेस खराब नहीं हो तो इसके ऊपर मोम लगा दीजिए, तो क्या ये आर पार नहीं दिखाई देगा, मोम के आर पार दिखाई देगा, नहीं देगा, देगा, ठीक है ना, ये हो गया। वैसे कांच के भी आर पार दिखाई देता है, लेकिन मैं कांच की इतनी बड़ी दीवार बना दूं तो क्या आर पार दिखाई देगा, इसलिए आपको मोमबत्ती नजर आती है और लगता है कि आप मोमबत्ती के चारों ओर तो नहीं दिखता, आर पार नहीं दिखता, क्यों भाई, मोमबत्ती तो इतनी मोटी है, आप उसकी पतली बिल्कुल लेयर ले लीजिए और ठीक है, और यहाँ चिपका दीजिए, क्या नहीं दिखाई देगा, ठीक है। जो वेसलिन होती है, वेसलिन मोम से ही तो बनती है, भाई वेसलिन मोम से ही बनती है, ठीक है ना। ओके, आजकल के बच्चे अमीर हो चुके हैं क्योंकि पेरेंट्स भी अमीर हो गए, ठीक है, पुराने टाइम में बहुत कम पैसे होते थे, तब मैंने अच्छे से देखा है इस बात को, यूज करते मोम से लोग वेसलिन बनाते थे, ठीक है, और उसको अपने हाथ वगैरह, जो खास तौर से जो किसान वर्ग है, ओके, तो भाई वहां की उनकी एड़ियां फटती है वगैरह, फटती है तो वो जबरदस्त फट जाती है एड़ियां, इतनी इतनी, वहां पे वेसलिन थोड़ी काम आएगी। मेरी परदादी तो खुद मैंने देखा है कि हम लोग वेसलिन लगाते थे, लेकिन दादी बोलती थी कि मेरे जो, उसको बोलते हैं बवाई फटना, ऐसा कुछ बोलते हैं, पैरों में, पैरों में एड़ी फट जाती है, ठीक है। तो दादी जो ग्रीस होती है ना, जो ट्रैक्टर वगैरह में यूज करते हैं अपने वो, तो हम सोचते थे ग्रीस होती है, ग्रीस को क्यों यूज कर रही है दादी, मतलब इस हिसाब से क्यों यूज कर रही है, दादी से पूछते थे, दादी बोलती है इससे जल्दी ठीक होता है, तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई। ओके, फिर वो खूब सरल ऐसे कपड़े के बांध करके रखते थे और ठीक हो जाती थी। तो फिर बाद में बड़े हुए तो रीजन जाना कि पेट्रोल पेट्रोल होता है, उसके सबसे नीचे तारकोल बसता है, ग्रीस वगैरह होता है, ये सब चीजें बच जाती है, और ग्रीस वगैरह होते हैं, ये सब वेसलिन होती है, ग्रीस होता है, बस थोड़ी वेसलिन होती है, वो प्योरीफायर होती है, अच्छी, उसको प्योरिफिकेशन क्या होता है ताकि मुंह पे पहुंचना है, ठीक है ना। ओके, अब एडी के तो अपने लगा भी सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए वो जल्दी ठीक होता था क्योंकि सबकी प्रॉपर्टी तो एक ही है ना, तो इसलिए उससे ठीक हो जाती है, ठीक है ना। ओके, तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ
कि वैसलीन होगी, ये सब चीजें होगी, तो इनको आप लगा दीजिए तो आर पार देख सकते हैं, और आर पार देख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफर। तो इसलिए वर्ड आ गया ट्रांसलूसेंट। समझे? पारदर्शी। सही है ना? हो जाएगा। ठीक है। तो कैसा दिखने में कैसा होता है? मोम जैसा सॉलिड होता है, मोम जैसा। ठीक है। रेड फॉस्फोरस की बात करते हैं कि रेड फॉस्फोरस दिखने में कैसा होता है? जो माचिस होती है उसके जो चारों ओर होता है वो होता है रेड फॉस्फोरस। तीली जलाते हैं, क्या क्या कहते हैं, बीड़ी जलाई ले, ठीक है ना, उसके अंदर माचिस से सेल करते हैं, ठीक है, तीली जलाते हैं तो वो जो रेड रेड सा होता है, ठीक है ना, आयरन ग्रे होता है। सही है ना? ओके। तो यहाँ पे ध्यान से देखना इस बात को कि उसको दिखने में कैसा होता है? लोहे लोहे पे जंग लग जाता है, तो लोहे पे जंग लग जाता है तो वैसे ही तो होता है, जैसे लोहे के ऊपर जंग लगता है उसका जो कलर होता है, और जो रेड फॉस्फोरस जो माचिस के ऊपर लगा होता है उसका कलर सेम नहीं होता क्या? सेम होता है। इसलिए बोलते हैं ये आयरन ग्रे जैसा दिखता है। आयरन ग्रे लस्टर होती है, कैसी होती है? आयरन ग्रे। लोहे जैसा आपने सुना होगा, लोहे जैसा दूसरा रंग, इसे वर्ड सुने होंगे आपने, ठीक है। तो ये क्या होता है? लोहे जैसा। सही है ना? ओके। और सॉलिड होता है सॉलिड क्यों होगा? क्योंकि आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। सही ना? ओके, ये हो गया। फिर आती है कि रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है भाई? क्रियाशील ज्यादा कौन होता है? अरे कौन होता है? किस वजह से होता है? अरे किस वजह से? एंगल स्ट्रेन। जिंदा हो ना? हाँ। हाईली रिएक्टिव ड्यू टू हाई एंगल स्ट्रेन। ठीक है, एंगल स्ट्रेन की वजह से बाधा लग, वो क्या, कोणीय बाधा लगती है। क्या लगती है? कोणीय बाधा लगती है। तो कोणीय बाधा की वजह से क्या होता है भाई? स्टेबल हो। ये हाईली रिएक्टिव होता है, जबकि ये कम रिएक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि इसमें इतने 60 डिग्री एंगल नहीं है, इसमें कम हो चुके हैं, क्योंकि बॉन्ड कुछ बॉन्ड टूट करके 120 के हो चुके हैं। ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे लेस रिएक्टिव हो जाएगा। और सही है। पक्का? पक्का ना? ठीक है। चलो, आप अपने क्या क्या चीज देख ली? सबसे पहला देखा स्टेबिलिटी, सबसे कम स्टेबल कौन? व्हाइट। फिर रेड, सबसे ज्यादा कौन? ब्लैक। फॉर्मूला देखा, P4 अकेला था, ठीक है, P4 अकेला था मोलिकुलर फॉर्मूला, जबकि उसमें क्या था? P4N। ब्लैक में भी P4N। ठीक है। फिर अपनों ने ये उसकी स्ट्रक्चर देखी थी, स्ट्रक्चर ये रही और वो रही, ठीक है। और फिर इसके बाद अपने देखे हाइब्रिडेशन वगैरह, ये तो अपने को आता है आराम से, ठीक है। और बॉन्डिंग वगैरह ये अपनों ने पूछ ली। फिर बात आती है दिखने में कैसा है? वैक्सी सॉलिड, और वो कैसा है? आयरन ग्रे। ठीक है। रिएक्टिविटी, ये ये ज्यादा रिएक्टिव और वो कम रिएक्टिव। इसमें रीजन क्या है? कोणीय बाधा, उसमें कोणीय बाधा कम है। ठीक है। अब बात होती है विलेयता की, ठीक है, कोवलेंसी की। चलो कोवलेंसी देखते हैं। इसकी कोवलेंसी बोले तो सहसंयोजकता। सहसंयोजकता का मतलब क्या होता है? कितने बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, कितने सहसंयोजक बॉन्ड बना रहा है। एक फॉस्फोरस कितने बना रहा है? 3। वो भी कितने? 3। ये भी कितने? 3। तो सबकी कितनी? 3। ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या देखते हैं? पक्का? ये बड़ा अच्छा है ना? अच्छी चीज बताई ना? मैं सारी अच्छी चीजें बताता हूं, बस आप सुना करिए, ठीक है ना? ओके। तो यहां पे ध्यान से देखिए, P4 का P4 के साथ कैसा बॉन्ड? देखो व्हाइट फॉस्फोरस है, आपसे पूछ लिया गया कि व्हाइट फॉस्फोरस का दूसरे व्हाइट फॉस्फोरस के साथ कैसा बॉन्ड? P4 कैसा होता है? नॉन पोलर। दूसरा P4 भी नॉन पोलर। तो P4 का P4 के साथ कैसा बॉन्ड? आईडी। ठीक है। वंडरवाल फोर्स। जबकि अपने रेड फॉस्फोरस के अंदर देखेंगे तो एक P4 का दूसरे P4 के साथ कैसा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड। बीच में एक बॉन्ड बना था ना, ये रहा सामने ही है, ठीक है ना, ये बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है, इसका इसके साथ कैसा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड है ना? ओके। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग क्या होता है? मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल से दूर करना। इतना दूर करते हैं कि सॉलिड से लिक्विड बन जाए और लिक्विड से गैस बन जाए। ये तो बोलते हैं कि आइस होती है, आइस में वाटर पास पास, लिक्विड में थोड़ा वाटर दूर दूर, और गैस में पूरा और दूर दूर, तभी तो वेपर बन गई। और सही है ना? ओके। ये तो मैं कहता हूं अक्सर कि ये तो तुझे भी बता देते हैं, ठीक है, कि सॉलिड में पास पास और गैस में दूर दूर। सही है ना? ओके। अब देखना इस बात को, तो बताइए
कि मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा किसका और कम किसका, रेड का ज्यादा और व्हाइट का कम। ये तो पहले से ही क्या है, दूर दूर, तो पहले से ही दूर दूर उसको क्या दूर दूर कर, सही है ना। तो इसलिए ओके, वो एक गाना ना ऐसा जालिमा जालिमा करके, तो पहले से ही टूटा हो, ठीक है ना। ओके, ध्यान से देखना इस बात को। तो P4 पहले से ही क्या है, दूर दूर है, इसमें ज्यादा तौर नहीं आएगा दूर दूर करने में, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट कम, उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। फिर बात आती है सोलिबिलिटी की, विलेयता की। जल में विलेयता, जल में कौन विलेय होता है, जल तो खुद पोलर है, जल में विलेय कौन होता है, दादाजी वाले कहानी से मैंने बताया था आपको, जल में कौन विलेय है, दादा ने क्या गोला था, नमक गोला था। तो नमक बोले तो आयनिक, अनएसियल आयनिक वाले किसी में घुलते हैं, जल में, पोलर में। जबकि कोलेंट बॉन्ड वाले, ऑर्गेनिक वाले किस में घुलते हैं, नॉन पोलर में, नॉन पोलर में घुलते हैं, ठीक है। और नॉन पोलर में घुलते हैं तो मुझे एक बात बताइएगा, नॉन पोलर में घुलते हैं भाई, ठीक है, नॉन पोलर में घुलते हैं, और जल में घुलने का एक चांस दिया जाता है, वो चांस क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या फोस्फोरस के पास कोई H या OH है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, नहीं करेगा। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा तो जल में, सही है, ओके, ठीक है, तो जल में नहीं घुलेगा, ओके। और तो फिर किस में घुलेगा, नॉन पोलर में। CH2 कैसा होता है, C डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड S, एक का डाइपोलमेंट इधर, एक का डाइपोलमेंट इधर, CH2 एसीटोन, ये सारे क्या होते हैं, CCl4 होते हैं ना, आप लोग बताते हो ऐसा, ऑर्गेनिक में भी होता है, ठीक है। तो CCl4 CH2 ये कैसे होते हैं, नॉन पोलर। तो बताइए ये किस में घुलने चाहिए, नॉन पोलर में घुलने चाहिए, जल में तो नहीं घुलने चाहिए, क्योंकि जल में तो आयनिक वाले घुलते हैं, ये आयनिक नहीं है। और कोवेलेंट बॉन्ड वाले किस में घुलते हैं, नॉन पोलर में, तो घुलना चाहिए, घुलना चाहिए, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड वाला है तो नॉन पोलर में घुलना चाहिए, CH2 में तो घुलना चाहिए। तो ये घुलता है, बट ये नहीं घुलता, क्योंकि ये कैसा है, पॉलीमर। पॉलीमर तो कभी किसी में घुलेंगे नहीं, ठीक है, समझ गए ना। तो पानी के अंदर तो दोनों ही नहीं घुलेंगे बेटा। सोलिबिलिटी इन H2O, तो इनसोल्यूबल, क्योंकि कैसे है, नॉन पोलर है, ठीक है, इनसोल्यूबल है, क्योंकि पानी में घुलने के लिए क्या चाहिए, आयनिक वाले चाहिए, अच्छे आयनिक चाहिए, अच्छे पोलर चाहिए पानी में घुलने के लिए, ठीक है ना। जैसे तैसे बोल दीजिए, पानी होता है पोलर, पोलर के अंदर पोलर घुलता है, पानी होता है पोलर, तो पोलर में आयनिक जैसा घुलता है, ठीक है। और जबकि नॉन पोलर में कौन घुलता है, कोवेलेंट बॉन्ड वाला, कौन घुलता है, या फिर ऑर्गेनिक वाले। तो इसमें कैसे बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, तो किसमें घुलेगा, नॉन पोलर में घुलेगा, नॉन पोलर में घुलेगा, तो इसलिए घुल जाता है, ये भी घुल जाता, लेकिन ये क्या बन गया, पॉलीमर, इसलिए नहीं घुलता, सही है, ओके। ये बात आ गई, मेल्टिंग पॉइंट बता दिया, कोलेंसी बता दी, अब आती है टॉक्सिक नेचर की। जैसे देखिए यहाँ पे जो एक उद्योग होता है जहां पे माचिस वगैरह बनाई जाती है, उसको बोलते हैं दिया सिलाई उद्योग। क्या बोलते हैं, दिया सिलाई उद्योग। अब मुझे बताइए कि दिया सिलाई उद्योग या माचिस बनाना है, आप, माचिस का क्या काम होता है, जलाना, ठीक है। आप चीज को जल्दी जलाना चाहोगे या धीरे धीरे, जल्दी काम ही जलाने ही करना है तो फिर जल्दी निपटाओ ना, ठीक है ना, ओके। तो आप माचिस की तिल्ली को वरना खचड़ 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 करते ही रहते जाएंगे, ठीक है। आप जल्दी जलाना चाहते हो माचिस की तिल्ली को, तो व्हाइट फॉस्फोरस यूज करोगे या रेड, अच्छा रेड रिएक्टिव होता है या व्हाइट रिएक्टिव होता है, जल्दी कौन जलेगा, व्हाइट जलेगा ना। तो आपकी इनसा क्या है, वो यूज क्या होता है वो अलग बात है, होता रेड है ये मेरे को भी मालूम है, लेकिन यूज क्या करना चाहोगे जल्दी के लिए, व्हाइट, व्हाइट यूज करना चाहोगे, ओके। व्हाइट फॉस्फोरस जल्दी जलता है, उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, रिएक्टिविटी, सही है, तो क्या यूज करना चाहोगे, व्हाइट यूज करना चाहोगे। लेकिन अब यहाँ पे देखिए होता क्या है, दिया सिलाई उद्योग में जो काम करते थे और जो व्हाइट फॉस्फोरस की माचिस बनाते थे, उस टाइम उनके खुद के बेचारों के दिए बुझ जाते थे, ठीक है ना। दिए बोले तो आंखें, आंखों को दिया बोलते हैं ना, आंखों से दिखाई देता है, दिए से भी तो दिखाई देता है, दीपक से दिखाई देता है, दीपक को दिया बोलते हैं, दीपक से दिखाई देता है इसलिए आंखों भी बोल देते हैं दिया, ओके। तो जो दिया सिलाई उद्योग में काम करते थे उनके बेचारों के खुद के दिए बुझ जाते थे, क्योंकि जो व्हाइट फॉस्फोरस होता है वो कैसा होता है, विसेला, कैसा होता है, विसेला होता है, इसलिए व्हाइट फॉस्फोरस बैन कर दिया गया। इसकी वजह से एक रोग हो जाता है जिसको बोलते हैं फोसिजो रोग, क्या बोलते हैं, फोसिजो, जो बोले तो जबड़े, ठीक है, कुछ जो लाइन बोलते हैं ना, कहते हैं कि तेरी जो लाइन बड़ी सुंदर है, ठीक है, तो वो जो मतलब जबड़े, कुछ जबड़ों का रोग हो जाता था, इसलिए व्हाइट फॉस्फोरस बैन कर दिया गया, इसलिए व्हाइट फॉस्फोरस
बैन कर दिया गया, ठीक है, उसकी जगह कौन यूज करने लगे, रेड फॉस्फोरस। इसलिए आज की माचिस में आपको रेड फॉस्फोरस जैसा लाल लाल आपको दिखाई देता है वो, ठीक है, लोहे जैसा कलर वाला आपको दिखाई देता है। इस बात को समझे, ठीक है। तो ये कैसा होता है, इसकी पूछ ले कि विषाक्तता कैसी होती है, विषाक्तता कैसी होती है, ठीक है। हाईली टॉक्सिक होता है, काफी टॉक्सिक होता है। टॉक्सिक का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ मार दे, ठीक है ना, वो हर चीज टॉक्सिक होती है, ठीक है, ठीक है, जो बॉडी को नुकसान पहुंचाए। इस बात को हमेशा ध्यान देना। इसका भी बहुत क्वेश्चन होता है, तो टॉक्सिक के नाम से अपने को तो सिर्फ जहर ही दिखाई देता है कि मर गया तो वो टॉक्सिक है, तो वो हर चीज टॉक्सिक है जो बॉडी को नुकसान पहुंचाती है। जैसे CO2 भी तो टॉक्सिक बताते हैं, ठीक है, जबकि CO2 से कोई मरता थोड़ी है कोई, सही है ना। ओके, ये हो गया। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए इस बात से, हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड से जरूर मर जाता है इंसान, ठीक है ना। ओके, वो भी तब जो O2 की सप्लाई कम कर देती है, ठीक है ना, उसकी वजह से, ठीक है। ऐसा नहीं कि CO खाली तो मर जाएगा, तो लेकिन हर चीज जो बॉडी को नुकसान पहुंचाती है वो विषैली होती है, ठीक है ना। ओके, नहीं होता है या फिर न के बराबर, ठीक है ना। ओके, ये हो गया, सॉल्विटी बता दी। फिर यहाँ पे ध्यान से दिए, ये होती है केमिल्यूसेंस, ठीक है ना, मतलब इसका मतलब होता है प्रतिदीप्ति, ऐसे कुछ करके वर्ड होता है इसका मतलब, ठीक है ना। ओके, केमिल्यूसेंस, या आप नेट पे वगैरह पे देख लेना इस वर्ड को, क्या मीनिंग होता है इसका, ठीक है। मतलब जलने पे कैसा चमकदार दिखाई देता है उसके लिए वर्ड होता है, कोई जलने के ऊपर कैसा चमक बिखेरता है उसके लिए वर्ड होता है रसोदीप्ति, शायद है इसका नाम, मेरे हिसाब से रसोदीप्ति है इसका नाम। ओके, बाकी आप देख लेना यार, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ ध्यान से देखिए, अब इससे अच्छा केमिल्यूसेंस अच्छा वर्ड है, ठीक है ना। ओके, व्हाइट फॉस्फोरस दिखाता जबकि ये नहीं दिखाता, मतलब कुल मिलाकर ये है कि व्हाइट फॉस्फोरस जब जलेगा तो वो चमकदार दिखाई देता है, चमक बिखरता है, और वो भी खतरनाक वाली बिखरता है। जैसे मैं कहता हूं कि इजराइल वाला जब वॉर हुआ था, उसके अंदर एक इजराइल वाला, जब हमास और इजराइल के बीच में अभी भी वॉर छिड़ा हुआ है, ये बात सबको मालूम होगी। जब शुरुआत में जब शुरू हुआ था तब ऐसा बोला गया था, हमास वालों ने बोला ये जो हथियार यूज कर रहे हैं इजराइल वाले, उसके अंदर व्हाइट फॉस्फोरस है, ठीक है। तो ये गलत बात है इनकी। अब हथियारों में तो आप बोलोगे कुछ भी यूज किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। पड़ोसी दो देश लड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन पड़ोसी देश है, उनको भी तो नुकसान पहुंचेगा रासायनिक पदार्थों से, ठीक है ना, तो उनको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, इसलिए युद्ध के अंदर बैन है। युद्ध में अभी भी नियम है, लगता है कि युद्ध में आजकल नियम नहीं है, अभी भी नियम है युद्धों के अंदर कि आप ये यूज कर सकते हो, ये यूज नहीं कर सकता, मारो बट ढंग से मारो, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो हाँ सही बात है ये, ठीक है, रासायनिक हथियार यूज नहीं किए जा सकते, बेन है, बायोलॉजिकल वेपन यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। पूरे इराक वगैरह, ये सदाम हुसैन यहीं का तो था ना, तो अमेरिका ने जब इसके ऊपर अटैक किया था, ये बहाना बना के तो किया था कि ये रासायनिक हथियार और बायोलॉजिकल वेपन बना रहे हैं, तो ये बैन नहीं कि ये बैन है, इनको यूज नहीं कर सकते आप, क्योंकि पड़ोसी देशों को नुकसान पहुंचता है, जबकि वो वॉर के अंदर शामिल ही नहीं है, ठीक है। ओके, जैसे पुराने टाइम भी तो नियम होते थे ना, वो शंख बजाते थे कि चलो अब युद्ध शुरू हो गया, अब मारना काटना है तो मार काट लो, और जैसे ही सूरज छिप जाता था तो फिर बोलते थे कि अब युद्ध बंद हो गया, अब फिर कि चलो खाना खाते हैं, अब कल लड़ेंगे, ऐसे होता था। आपने महाभारत वगैरह सुना होगा, देखा होगा, ऐसे जो होते थे, नियम होते थे क्या, हाँ कल आएंगे, और फिर वो दूसरे दिन कल झंडी लेके आते थे कि चलो शुरू, झंडी वाला सबसे पहले कटता था, क्योंकि उसके पास कोई तलवार ही नहीं होती थी, ठीक है ना। अरे वो भी मारने वाले भी सोचते थे कि चलो कल नई कोई झंडी लेके आएगा, अच्छी बात है, पता था ना ऐसा। फिर दूसरे दिन कोई नई झंडी लेके आता, फिर उसका सर कलम, ठीक है ना। तो पहले ऐसे होते थे, ठीक है ना, मतलब गजब की जिंदगी थी ना, ठीक है। ओके, हाँ, और शंख बजाने वाले के साथ भी ऐसा ही होता था, ठीक है। ओके, तो ध्यान से देखिए इस बात को, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो ऐसा है P4 क्या होता है कि बहुत रिएक्टिव है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब ऑक्सीजन के साथ बहुत अच्छी रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा, ऑक्साइड। अब ऑक्साइड क्या होते हैं फॉस्फोरस के, P2O5 होता है, P2O5 बोलो चाहे P4O10 बोलो, एक ही बात है, बहुत ज्यादा बॉन्ड बन रहे हैं, बहुत ज्यादा बॉन्ड बनने से स्टेबिलिटी बढ़ती है, एनर्जी कम होती है। दुनिया ये समझती है कि यदि किसी से एनर्जी कम होती है तो मतलब आग लगनी चाहिए, एनर्जी कम होने का मतलब एनर्जी कोई छोड़ रहा है मतलब आग लगनी चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं होता, एनर्जी छोड़ने मतलब आग लगना कोई जरूरी नहीं होता, ठीक है ना। एनर्जी किसी भी रूप में रिलीज हो सकती है, जैसे ये भी तो एक एनर्जी रिलीज हो रही है, ये किस फॉर्म में हो रही है, लाइट की फॉर्म में हो रही है, तो ये भी एनर्जी है। वैसे ही व्हाइट फॉस्फोरस भी जो एनर्जी रिलीज करता है, जो एनर्जी रिलीज करता है वो किस फॉर्म में करता है, एच न्यू की फॉर्म में,
ये क्या होता है, लाइट, तो लाइट की फॉर्म में रिलीज करता है। जब किसी से कुछ जलेगा और लाइट की फॉर्म में दिख रहा है, बहुत जबरदस्त चमक बिखेरता है। तो इस वजह से रासायनिक हथियारों में जब ये यूज होता है तो बहुत भयंकर वाली चमक बिखेरता है, जिसकी वजह से आंखों की रोशनी चली जाती है। ठीक है, और भी तो उसके अंदर चीजें होती है उन हथियार रासायनिक हथियारों में, तो उसकी वजह से वो मर भी जाता है, साथ में आंखों पे बहुत प्रभाव डालता है ये। ठीक है, बहुत नुकसान देता है। तो हथियार का मतलब ये होता है कि अगले वाले को नुकसान पहुंचाना। ठीक है, तो ये यहाँ पे यूज हुआ था। ठीक है ना, और P410 की व्हाइट फ्यूम बनते हैं यहाँ पे, और साथ में लाइट निकलती है बहुत खतरनाक वाली। ओके, इसे बोलते हैं रसोदीप्ति केम्लुसेंस। ठीक है, ये हो गया। और या चमक बिखेरता उसको क्या बोलते हैं, ग्लो करना। जिसे कहते हैं भाई, कहते हैं कि आज भाई तुम बहुत ग्लो कर रहा है। ठीक है ना, ओके, उसकी वजह से पता नहीं क्या क्या कुछ पोतते हैं। ठीक है ना, ओके, फिर कहते हैं कि नहीं मेरे तो ये नेचुरली है। ठीक है ना, ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, ग्लो, ग्लो करना, ग्लो इनडायरेक्ट ड्यू टू एनर्जी रिलीज। एनर्जी रिलीज की वजह से क्या करना, ग्लो करना, क्या क्या बोलते हैं, केम्लुसेंस बोलते हैं। क्यों ग्लो करता है ये, एचन्यू लाइट क्यों छोड़ता है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ बहुत रिएक्टिव है। तो क्या बनाएगा, P410, और साथ में एनर्जी रिलीज करेगा। ओके, एक्शन ऑफ हीट, हीट का क्या असर होता है। व्हाइट, देखो ब्लैक फॉस्फोरस के नाम पे आपको सिर्फ ये दो बातें हैं। व्हाइट फॉस्फोरस को इतने डिग्री पे और इनर्ट मीडियम लोगे तो व्हाइट से रेड बन जाएगा। ओके, और यदि 473 और हाई प्रेशर लोगे तो बीटा ब्लैक बनेगा, और रेड से क्या बनेगा, अल्फा ब्लैक। अल्फा ब्लैक, बीटा ब्लैक, दो ब्लैक फॉस्फोरस होते हैं। एक तो ये 3-4 लाइन लिखी है ब्लैक फॉस्फोरस में, 2-3 लाइनें तो यही है, अल्फा ब्लैक और बीटा ब्लैक ये होता है। और बनता किससे, रेड से। ये किससे बनता है, व्हाइट से बनता है, बीटा पहले और ई से अल्फा। ओके, और स्टेबल कौन सा होता है, सबसे ज्यादा ब्लैक फॉस्फोरस स्टेबल होता है। ये बातें कही गई हैं, बाकी और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, ये हो गया। अब बात आती है कि पानी के साथ रिएक्शन क्या होती है। पानी के साथ रिएक्शन होती है तो H3PO2 प्लस PS3 बनता है। ये मैं आगे आपको करवाऊंगा आपके हाइड्रोलाइसिस के अंदर। ठीक है, और इससे ये बनता है तो हाइपोफॉस्फोरिक बनाता है। ये ध्यान ढंग से लिख लेना। ठीक है ना, फॉस्फोरिक बनाता है। ठीक है, ओके, ये हो गया। ये आपकी ये रिएक्शन मैं आगे कराऊंगा, ध्यान रखना इस बात को। बस इतना बता देता हूं कि PS3 बनेगा और H3PO2 बनेगा। H3PO2 कैसा होता है, P डबल बॉन्ड O और OH, एक ऑक्सीजन बची तो OH, H और H। NaOH कैसा होता है, बेसिक क्षारीय होता है। कभी भी हाइड्रोक्साइड दिख जाए तो उसकी नेचर देख रही है, कैसा होता है, क्षारीय होता है। ये भी कैसी होती है, क्षारीय। और ये कैसा होता है, अम्लीय है। तो NaOH किसके साथ रिएक्शन करेगा, अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा, क्षार के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, तो PS3 का PS3 रहेगा। ओके, और Na प्लस किसको रिप्लेस कर देगा, H प्लस को, क्योंकि एक ही 3H में से एक H क्या है, एसिडिक है, तो Na प्लस आ जाएगा, एक H किस जगह, 2H ऐसे ऐसे रह जाएंगे, तो और क्या बन जाएगा, NaH2PO2। वैसे आगे भी आएगा, आगे बताऊंगा, एक बार के लिए इतना ठीक है। नाइट्रोजन को छोड़ करके सब के सब क्या दिखाते हैं, एलोट्रोपी दिखाते हैं। इस फैमिली नाइट्रोजन नहीं दिखाता, क्योंकि एलोट्रोपी या अपरूपता वो दिखाएंगे जो सिंगल बॉन्ड बहुत अच्छा बनाते हैं, जिनका श्रृंखलन गुण अच्छा होता है। ठीक है ना, ये मैं बात बता चुका हूं बॉन्ड एनर्जी के अंदर आपको, केमिकल बॉन्डिंग में। ओके, तो कार्बन बहुत अच्छा सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाता है, इसलिए वो अपरूपता दिखाता है। पाई बॉन्ड भी अच्छा और सिंगल बॉन्ड भी अच्छा बनाता है कार्बन। ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड अच्छा ज्यादा बनाता है। इसलिए क्या होता है कि नाइट्रोजन के मामले में नाइट्रोजन खुद अपरूपता नहीं दिखाता, संकलन गुण वो नहीं दिखाता। संकलन गुण नहीं दिखाएंगे तो अपरूपता भी नहीं दिखाएगा। नाइट्रोजन खुद नहीं दिखाता। कार्बन फैमिली के अंदर लेड नहीं दिखाता है, बाकी सब दिखाते हैं। ठीक है, ओके, चलो मैं पेपर के बारे में थोड़ा बात कर लेता हूँ आपके। ठीक है, चलो जी, ध्यान से देखना इस बात को। अरे बोलेगा नहीं कोई भी। HNO2 है, ध्यान से देखना, आपकी इनर्ट फेयर इफेक्ट आएगा इसके बाद में, ढंग से देखना, सुनना आएगा। ठीक है, तो देखना इस बात को, इनर्ट पेयर इफेक्ट आएगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में थोड़ी बहुत हिंट पहले मैं दे चुका हूं। क्या होता है कि 15, 16, 17, 13, 14, 15 13वें ग्रुप की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +3। 14 वाले की, कार्बन वाले की +4, नाइट्रोजन की +5 और ऑक्सीजन की +6। इनके जो नीचे के एलिमेंट हैं वो दो कम में स्टेबल होते हैं। नीचे नीचे का बोरॉन में कौन होता है, थेलियम। तो थेलियम किसमें, दो कम बोले तो +1 में। कार्बन मिलकर नीचे नीचे लेड होता है, वो दो कम में। कार्बन मिली की होती है 4, बट ये दो कम में स्टेबल। नाइट्रोजन मिली की होती है 5, इसका नीचे नीचे का बिस्मिथ +3। तो ये होते हैं दो कम में स्टेबल रहते हैं, इसे बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट है। इसको मैं 1-2 क्लास में करवा दूंगा आपको। ठीक है ना, लेकिन अभी के लिए सुनिए। और जबकि ऊपर वाले अपनी हायर में स्टेबल होते हैं, नीचे वाले लोअर के अंदर दो कम में स्टेबल होते हैं। मैं आपसे पूछूं, नाइट्रोजन +5 में स्टेबल है या फिर नाइट्रोजन +3 में स्टेबल है, +5 में। और यहाँ पे कितनी है, +3।
तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये +5 में जाना चाहेगा। और या ये तो आपने सुना भी होगा कि जब कोई बीच की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो अनस्टेबल होती है। वो अनस्टेबल इस वजह से होती है, ध्यान से देखना, इनट पेयर इफेक्ट वगैरह लगता है, नीचे वाले दो कम में स्टेबल, ऊपर वाले हाइयर में स्टेबल। ये बात तो आपने सुना होगा कि जब बीच की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो वो विषमानुपातन अभिक्रिया दिखाती है। ये बात सुनी है ना आपने? ठीक है, तो ये बीच की ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये ज्यादा में जाना चाहता है। ठीक है, ज्यादा में जाना चाहेगा तो अपने जैसी HNO2 होगा। ओके, अपने जैसा ही कोई HNO2 होगा, उसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। और ज्यादा में जाएगा तो बताइए नाइट्रोजन के कौन कौन से होते हैं, इक वाला कौन सा होता है, HNO3। ये कौन होता है, नाइट्रिक, क्या होता है, नाइट्रिक। और ये कौन होता है, नाइट्रस। ये +3 का और ये कौन सा, +5 का। ज्यादा में जाएगा तो किस में चला जाएगा, नाइट्रिक में। तो क्या बना लेगा, HNO3। क्या बना लेगा, HNO3। और क्या बना लेगा, HNO3। ओके, और साथ में क्या बनेगी, जब देखो इससे खा लेगा तो ये तो किसी में चला गया, HNO3 में, लेकिन जिसने खाया वो जाएगा NO में। किसमें जाएगा, NO में। बाकी पी ब्लॉक और कराऊंगा तो और अच्छा समझ में आ जाएगा। लेकिन ये 3 टाइप की रिएक्शन होती है, H+ के साथ गर्म, ठीक है ना। ओके, हीट कर दो, चाहे H+ डाल दो, चाहे आप यहाँ पे पानी डाल दो। कुल मिलाकर के मैं हमेशा अक्सर कहता हूं कि HNO2 है, जिससे वो एक गाना आता है, ठीक है ना। मैं मेरी चीजें वो इनऑर्गेनिक से हमेशा कनेक्टेड हो जाती है मुझे, और बड़ा अच्छा लगता है ऐसा करने से। ठीक है, जैसे गाना होता है उसमें आता है कि एक आता है ऐसे कुछ पहले शब्द बोले जाते हैं उसके अंदर कि मैं बर्बाद होना चाहती हूँ, ऐसे वैसे कुछ एक गाना है ना। ऐसे गाना है, सुनना होगा आपने कि मुझे बर्बाद होना है, ऐसे ऐसे करके एक गाना है, सुनना, उसके अंदर आपको यूट्यूब में लिखने से मिल जाएगा। ठीक है ना। ओके, ओके, वैसे HNO2 कहता है कि मुझे भी बर्बाद होना है। HNO2 को बर्बाद करने का सीधा सा तरीका है, तो आग लगा दो। क्या लगा दो, आग लगा दो, एसिड फेंक दो। HNO2 क्या फेंक दो, एसिड फेंक दो। ठीक है, और ज्यादा जलेगा तो फिर चू चू करेगा तो पानी फेंक दो। ठीक है, तो ध्यान से देखना, या पानी में डुबो डुबो के बर्बाद कर दो उसको। सही है ना। ओके, तो ये तीनों ही कंडीशन आएगी, मतलब HNO2 को कैसे भी कर दो, कुछ भी कर दो HNO2 के साथ, HNO2 के साथ तो कुछ भी कर दो, कुछ भी मतलब कुछ भी कर दो, तो क्या हो जाएगा, HNO3 + NO बनेगा। क्या बनेगा, ये आपके आएगा, ध्यान रखना, क्या बनेगा, HNO3 + NO बनेगा। इसे बोलते हैं विषमानुपातन अभिक्रिया। क्यों, क्योंकि एक +5 में जा रहा है, एक इसमें +2 में। देखिए, सारे पहले 3 के थे, समानुपातन था, अब अलग अलग हो गए तो क्या हो गया, विषमानुपातन, या इसको बोलते हैं असमानुपातन। ये जो अनुपात था वो बिगड़ चुका है, बिगड़ने को बोलते हैं असमानुपातन या फिर विषमानुपातन। पता चला, पहले पता था नहीं ना। ओके, मैं बहुत अच्छी जानकारी देता हूं, ठीक है ना। ओके, सुनिएगा, काम आती है बातें। ठीक है, ये हो गया विषमानुपातन। तो ये किया जाएगा, एक चीज और सुनिएगा, अरे ये पक्का कर लोगे, ठीक है। दूसरी बात देखिए बेटा, एल Cl3 है, इसके पास मुझे 3-4 मिनट चाहिए, ठीक है ना। ओके, LCl3 है, वो भी मैं पेपर के बारे में बातें कर रहा हूं। LCl3 है, ठीक है, इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3, और 3 के साथ शेयरिंग करके कितने हो गए, 6। ओके, तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, कमी है, तो बैक बॉन्डिंग तो कर नहीं सकता क्योंकि दोनों थर्ड पीरियड के हैं। तो फिर क्या करता है, LCl3 द्विलक बनाता है। क्या बनाता है, और द्विलक बना करके क्या बन जाएगा, Al2Cl6, ये बन जाएगा इससे, यहां से, ठीक है ना। ये, और आपने सुना भी होगा ऐसे बॉन्ड बनता है, कितने सेंटर है, 1 2 3 सेंटर है, 3 सेंटर, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन तो इस बॉन्ड वाले, और 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर वाले, 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन के 2 बॉन्ड बनते हैं, जिनको बोलते हैं ब्रिज बॉन्ड, जिनको बोलते हैं सेतु बंध। अरे सही है ना, जिनको बोलते हैं सेतु बंध बोलते हैं, ब्रिज बॉन्ड बोलते हैं। ऐसे कितने होते हैं, 2 होते हैं ये। ठीक है, तो पूछा जाएगा क्वेश्चन कि Al2Cl6 से, ठीक है ना, ये जो इस टाइप से डायमर बनाता है, कुल मिलाकर के AlCl3 है, AlCl3, तो आप ट्वाइस करके क्या बनाते हो, डायमर बनाते हो। वो किस वजह से बनाते हो, क्योंकि इसका ऑक्टेट क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है, इस वजह से क्या बनाते हो, डायमर बनाते हो। और सुनिए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट क्या है, और इंपॉर्टेंट है आपके लिए 15 16 17 के हाइड्राइड, 15 16 के 17 के हाइड्राइड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में करवाया था, पूछा जाएगा। सही है, 15 16 17 के हाइड्राइड, ठीक है।
इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, थर्मल स्टेबिलिटी वगैरह, वो सारी बातें आनी चाहिए आपको। ठीक है ना, याद होगा पक्का ना? ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आपको बताया था, वहां से आएंगे, एक दो क्वेश्चन आएंगे, दो तीन भी हो सकते हैं। ठीक है ना, ये हो गया। फिर इसके बाद पीरियोडिक टेबल का सबसे लास्ट लेक्चर था, उसके अंदर कराया गया था ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की नेचर कराया गया था। ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड की नेचर कराया गया था, तो उसमें सुनिएगा, लेफ्ट टू राइट जाने पे ऑक्साइड, ठीक है ना, ओके, ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड हाइड्राइड की तीनों की ईएन बढ़ती है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। टॉप टू बॉटम ईएन क्या होती है? कम, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम। किसकी? 15, 16, 17 की, किसकी? सभी की, ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड हाइड्राइड। एक्सेप्शन कौन सा था? 15, 16, 17 के हाइड्राइड। ये दो बातें याद है। कौन सी बातें? एसिडिक स्ट्रेंथ ईएन के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। इससे भी क्वेश्चन आएगा। बताओ N2O5 ज्यादा एसिडिक होगा या N2O3? N2O5, क्योंकि इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या है? ज्यादा है। एक्सेप्शन एक ही होता है, H3PO4, H3PO3, H3PO2। ठीक है ना, ओके। इनकी स्ट्रक्चर आनी चाहिए, यहां से भी क्वेश्चन आएगा अलग से, यहां से भी अलग से क्वेश्चन आएगा, कितने एन फैक्टर है, कितने OH बॉन्ड है, वगैरह वगैरह, यहां से भी आएगा, फॉस्फोरस के ऑक्सीजन एसिड से भी। ठीक है ना, ओके, ठीक है ना, समझ गए? समझ रहे हो ना? ठीक है, ये हो गया। मैंने आपको एक बात बोली थी, पेपर मैंने नहीं बनाया, पेपर किसी और सर ने बनाया है। ठीक है ना, ये मैंने आपको एक जरूर बात बोली थी, ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भी लोग देखा तो झक मार के यहाँ से क्वेश्चन देने पड़ेंगे किसी को भी। देखो हमारी मान, देखो कि हम अलग अलग हैं, तो हमारी मानसिकता अलग अलग होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। किसी चीज के बारे में मानसिकता तो अलग अलग होती है, बहुत सारे अलग अलग राय होती है, लेकिन हमारी एक ही राय बन रही है, क्योंकि हम दोनों इनऑर्गेनिक टीचर हैं। तो इसका मतलब क्या हो, मैंने थोड़ी बोला उनको ये क्वेश्चन दीजिएगा, उनकी अपनी राय है। ठीक है, लेकिन चीजें वो दी जाती है हमेशा जो इंपॉर्टेंट हो, तो वो भी तो वही चीज दे रहे हैं जो मैंने कहा। तो इस बात को सोचिएगा कि ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे मैंने फोस्फोरस के बताए, यहाँ से पूछ लेगा अनफैक्टर वगैरह क्या है, मेरे हिसाब से कर लोगे। बताओ H3PO4 है, कितने OH बॉन्ड देगा, कितने H प्लस देगा? 3 देगा, अनफैक्टर 3 है। इसकी क्षारीयता बेसिसिटी कितनी होती है? 3। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ओके। और N2O5 N2O3 वाला समझ गए? ठीक है, सिलिकेट होते हैं, सिलिकेट सिलिकेट होते हैं, ओके। आर, देखना इस बात को, आर, आर हो गया, SI हो गया, ऑक्सीजन इधर है, इसको क्या बोलेंगे? सिलिकेट बोलेंगे या सिलिकॉन बोलेंगे? SiO क्या बोलेंगे? सिलिकॉन। और SI के ऊपर ऑक्सीजन माइनस ऑक्सीजन माइनस ऑक्सीजन माइनस ऑक्सीजन माइनस, क्या बोलेंगे? आपको खुद को पता है। ठीक है, समझ गए? तो ये चीजें, इस टाइप की चीजें आएगी, ध्यान रखना, समझ गए ना? ओके, तो आप आराम से कर ले जाओगे, मुझे भरोसा है आपके ऊपर। ठीक है ना? फिर आती है बात, आती है फजान रूल। फजान रूल भी देख के जाना। ठीक है, एमओटी भी देख के जाना, एमओटी से पक्का आएंगे, दो क्वेश्चन है। ठीक है ना, एमओटी से। ठीक है, एमओटी देख के जाना, कुछ नहीं, सिंपल सी चीजें कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, कैसे स्टेबिलिटी आती है। ठीक है, ये बातें होगी। और फजान रूल आप जानते हो इसमें। ठीक है, और ऐसे ये हो गए, और बाकी तो सिंपल चीजें हैं। 2 सेकंड और देखना। हाँ, जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन आता है पी ब्लॉक का, कर लोगे। कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, कौन मेटलॉइड आता है? मेटलॉइड के बारे में आता है, शिव जैसी सब तेरी पोलियो आत्मा। ठीक है, 15 ग्रुप की एसिडिक नेचर, 14 ग्रुप की, 16 ग्रुप की ऑक्साइड की एसिडिक नेचर क्या होगी? ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होंगे? ऑक्साइड। ईएन घटती है तो एसिडिक नेचर भी घटती है। और 15, 16, 17 का हाइड्राइड एक्सेप्शन, ये तो मैं बता चुका हूं आपको, पीरियड टेबल के सबसे लास्ट वाला लेक्चर देख लेना। ठीक है, ओके। हाइब्रिडेशन वगैरह आपका आता है। ठीक है, सिलिकॉन सिलिकेट्स, HNO3 वाला भी आता है आपको। ठीक है, हजार रूल आता है, प्लस माइनस अपॉन आर प्लस इंटू आर माइनस। ठीक है, और कौन अनुचुंबकीय कौन प्रतिचुंबकीय, एमओटी। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर वगैरह। Al2 सिल्स डाइमर बनाता है, द्विलक बनाता है, क्यों बनाता है?
ऑक्टेट इनकम्प्लीट। हाइड्राइडों का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। फॉस्फोरस वाले ऑक्सीसिड, ठीक है। हाइड्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वापस वाह, दो दो क्वेश्चन, ठीक है। और बॉन्ड वाटर वगैरह है, ठीक है ना, एमओटी। तो क्या बेटा? नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। यहाँ पे मैंने आपको हिंट दिया है, मैंने कोई क्वेश्चन थोड़ी बताया है, ठीक है ना। वो हिंट दिया है इस हिसाब से कि आपके अंदर एक, देखो कि मुझे मालूम है थोड़े दो नंबर यदि इसकी वजह से ज्यादा आएंगे, ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको एक मोटिवेशन मिलेगा चीजों का। लास्ट टाइम चल रहा है तो इसी दिक्कत होती है बच्चों को, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने हिंट दिया है, न कि आपको ऐसा बोला कि ये आएगा। हाँ, ये इसलिए बताया क्योंकि ये मैंने कराया नहीं है, ठीक है ना। ओके। नमस्कार। क्या?